वही जो हमारा एक मतलब दो चीजें हैं ना, एक तो मुझे ये विश्वास होना कि मुझे समझ में आएगा कि नहीं। मुझे लगता है उसके पूर्व में ये बात है कि मुझे ये बात पूरी बात आवश्यक है कि नहीं, एंड ये शायद हमारे में इंक्वायरी लंबी चलती है, चलाना ही पड़ेगा। क्योंकि मतलब अभी भी यदि हम सोचे, मान लेते हैं कोई इंटरेस्ट लेके यदि पढ़ता है, बहुत कम लोग मुझे लगता है स्कूल और कॉलेज में इंटरेस्ट लेके पढ़ते होंगे, पर स्कूल और कॉलेज में इंटरेस्ट लेके पढ़ने के बाद जब काम वाम शुरू करते हैं तो आई आई वुड बिलीव 75 to 80% लोगों को वो सेचुरेशन लगता होगा किसी समय में, किसी का 30, किसी का 35 में। फिर ये उनको पूछना पड़ेगा कि अभी मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे मेरा भी मन उसमें लगा है कि नहीं, मेरे लिए आवश्यक है या नहीं है, वो काम के अर्थ में एग्जाम्पल है। तो इसमें भी मुझे यही लगता है कि वस्तु को समझने के लिए हमारी कितनी आवश्यकता बनी है। यदि वो बनी है तो अध्ययन के नाम से जो भी समय देना वो हम देंगे ही, और जब भी नहीं समझ में आएगा थोड़ी देर में समझ में आता है, तो थोड़ा सा अपने को उदारता रखना पड़ता है हमारे प्रति, that we give ourselves a little bit of time and sometimes a lot of time, कम से कम रिटन टेक्स्ट को समझने के क्रम में, है ना, जिसको श्रवण कहते हैं, वो रिटन टेक्स्ट के स्वरूप में मैं स्वयं हो जाऊं, इसके लिए अभ्यास कर पाना और उसमें सफलता मिल पाना, ये सेकंड स्टेप है। ये व्यवहार, अभ्यास और मनन इस वाले क्रम में आता है। इसको करते करते फिर किसी स्टेज में वो वस्तुएं मेरी हो जाती है, आई एम एबल टू सी देम माई सेल्फ, तब हम कहेंगे कि मुझे समझ में आया। इसको नाम दिया है साक्षात्कार। उसके बाद बोध है, फिर अनुभव है और वो सब। तो यदि मैं बहुत गौर से सोचूं तो लगता है कि ये नहीं करेंगे तो और करेंगे क्या, है ना। बाकी सब तो हो ही रहा है, लोग तो कर ही रहे हैं, हम भी उतना ही कर रहे हैं। वी आर ऑल डूइंग व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग, राइट। हम किसी परिवार में रहते हैं, चाहे हमारा विवाह हो नहीं हो, किसी के साथ तो रहते हैं। नोबडी इज रियली रियली अलोन। कोई ना कोई काम करता ही आदमी। कुछ काम का पैसा आता है, कुछ काम का पैसा नहीं आता है। लाइक घर का जो काम होता है, नोबडी इज विलिंग टू पे फॉर इट। जब बाहर काम करते हैं, यू गेट मनी फॉर इट। एंड हमारी इच्छा अनुसार, रुचि अनुसार हम समाज में कुछ काम करते हैं। बाकी आदमी खाता है, पीता है, घूमता है, उतना ही है। तो समझने की आवश्यकता यदि मुझ में बढ़ती है तो उसके लिए मैं ध्यान देता हूं, और उसमें थोड़ा सा उदारता चाहिए श्रवण होने तक। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं इस ग्रुप में कहा कि मैं कहाँ एक बात को रखा, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद यही होगा। मैं और कहीं तो अभी आजकल बात करता भी नहीं हूँ कि हमारी जो एग्जाम ओरिएंटेशन है, ये बहुत कोई परमानेंट हमारे एटीट्यूड जिसको बोलते हैं ना, माइंड का जो एटीट्यूड होता है, हमारा जो जीवन का जो किसी चीज के प्रति जो एक वृत्ति है, वो अचीवमेंट वाली हो जाती है, ऐसा लगता है अभी। वो मुझ में, अपने में भी दिखता है। मैंने इसको अपने आप में 2010 में नोटिस किया, जब मैं पहली बार अध्ययन शिविर के लिए गया था, छोटी, मैं और मेरी पत्नी। मैं पहले नागराज जी से मिलता रहता था, एक दो बुक पढ़े थे, पर मुझे लगा ऑब्वियसली मैंने पुस्तकों को तो पढ़ना ही था, और हिंदी मेरी काफी कमजोर थी, तो मुझे लगा वहां जाके पढ़ने में सुलभता होगी, उस वातावरण में पढ़ने के लिए गति मिलेगी। तो उस समय लगा था कि नहीं, हमारे अंदर कुछ हो गया है जो अचीवमेंट ओरिएंटेड हो गया है। सो वी हैव, आवर लाइफ हैज बिकम टाइम बाउंड बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम सिस्टम। और वो एग्जाम सिस्टम जिस वर्क कल्चर को फीड करता है, वो टाइम बेस्ड आउटकम्स की अपेक्षा करता है। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अननोन विधि से मैंने पाया, मेरे साथ वालों में भी कुछ लोगों में ये होने लग गया, ये कार्य करने लग गया। इट स्टार्टेड वर्किंग इन द बैकग्राउंड, एंड ये बहुत डीप सीटेड है। ये केवल बात करने से जाता नहीं। लाइक जैसे हम बात करने से हमारी मानसिकता तो नहीं बदलती है ना, वी गेट एक्सप्लेनेशंस,
बट हमारी मेंटालिटी उतनी इजीली चेंज नहीं होती है। फिर मेरी अपनी भी एक्सपीरियंस और नागराज जी से जो भी ग्रहण कर पाए, जो भी सुन पाए, सोच पाए, तो मैंने उसके पूरे अपने एटीट्यूड को बदल दिया इसके प्रति। आई स्टार्टेड मेकिंग इट कि भाई इस कंटिन्यूम में मुझे जीना है। सो एवरी डे इज अ कंटिन्यूम, है ना, इज अ स्टेप इन दैट कंटिन्यूम। एंड उसी कंटिन्यूम में, उस निरंतरता में जीने के अभ्यास करते करते हम उसके प्रति अग्रसर होंगे और किसी एक समय में वो हमारे में परिपक्व होगा। टिल देन प्रत्येक दिन को क्या हम वर्तमान में जी सकते हैं कि नहीं, वर्तमान के रूप में हम देख सकते हैं। कैन यू सी एवरी डे एज अ प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ ये जिस प्रेजेंस में मुझे जीना है वो कोई पोस्टपोन्ड चीज है ना, विच हैज टू बी अचीव्ड, बिकॉज दैट इज रियली द एग्जाम मेंटालिटी, या जो अचीवमेंट मेंटालिटी है ना। फ्यूचर में कोई चीज मेरा अचीवमेंट होगा, उससे चीजें ठीक हो जाएगी। आई फाउंड दैट दिस इज वेरी मच ड्रिवन बाय आवर एग्जाम मेंटालिटी। तो क्योंकि एग्जाम में यही होता है, आप ग्रेड 12 को पास कर लो या ये जॉब मिल जाएगी और यू विल स्टैंड फर्स्ट, तो आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मेनी थिंग्स आर प्रॉमिस्ड, है ना। So now I'm practicing to see whether every day can be seen as a continuum. And बाकी जो फाल्गुनी जी ने जिस बुक का मेंशन की, जो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान है, वो तो इट्स माने आचरण के रूप में ऑल्सो टफ बुक टू अंडरस्टैंड। अभी भी मैं पढ़ता हूँ तो कुछ चीजें बैठती हैं, कुछ चीजें और स्पष्ट होनी बची है, एंड उसके अनुरूप होने में तो बहुत टाइम, मुझे तो बहुत टाइम है, एंड दैट्स ओके। जल्दी पहुंच के भी क्या करेंगे। जी, सही बात। मुझे लगता है अक्सर पुराने दर्शनों में भी और परंपराओं में भी ये शायद सिखाया गया है कि एक क्षण आएगा जब कोई गुरु अपने चप्पल से आपको अपने सर पर मारता है और तब सब बदलता है और सब अच्छा होता है उसके बाद। तो हाँ, शायद ये मेरे लिए भी बहुत जरूरी चीज है कि मैं इसको बार बार हाँ एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, जागृति के बाद भी यही काम करना है। और हाँ, तो अच्छा हुआ कि आपने इसको जिक्र किया। जैसे आप कह रहे हो भैया कि अचीव करके भी क्या करना है, जल्दी क्या है, कि ऐसा तो नहीं कि परंपरा में इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर बोल दिया कि एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब परमानेंट आपको तभी जन्म नहीं लेना है। क्योंकि करना क्या है, मतलब यही तो है ना भैया कि बार बार में वही जन्म लेना, उसी प्रोसेस से निकलना। और फिर जन्म का आधार क्या है, मतलब आज हम एक ऑर्डिनरी घर में पैदा हुए, अंबानी के घर क्यों नहीं हुए, क्यों इतनी, मतलब जो भी डिस्पैरिटी है, तो उसका वजह तो साथ जीते हुए बार बार में उसी प्रोसेस से निकलना। आखिर इस चीज का अंत कहाँ है भैया, अंत तो है ही नहीं। अब हम इस दर्शन के हिसाब से चेतना तो अमर है, तो फिर तो हम इसी तरह से रिपीटेडली आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हाँ, मतलब दो ही ऑप्शन है। देखिए, जब तक हम शरीर से भिन्न है, ये हमको ज्ञान स्वीकारने के अर्थ में नहीं होता है, तब तक ये संभावना बनी ही है लॉजिक के रूप में कि इसी जन्म में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सो मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव राइट नाउ। उसमें भी यदि हम देखेंगे कि अभी हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, हम क्या कर लेंगे, भोगने की जो सीमा है वो शरीर से डिफाइंड है ना, शरीर की एज और स्वास्थ्य से डिफाइंड है, उससे अधिक भोगा नहीं जा सकता, ये करके हम देख सकते हैं। दूसरा, सामने वाला आदमी के साथ निपटना है। निपटना का मतलब उसको झेलना, उसके साथ जीना है। कभी उसमें अच्छा रहेगा, कभी बुरा रहेगा। सो आई हैव टू फिगर आउट हाउ टू डील विद दिस अदर पर्सन।
तीसरा बचता है दुनिया से निपटना है, दुनिया को झेलना पड़ता है, दुनिया में लोगों से झेलना पड़ता है, दुनिया के साथ पैसे से भी झेलना पड़ता है, क्योंकि पैसे भी अभी दुनिया ही सेट करती है कि आपको कितना पैसा चाहिए और वो कैसे खर्च होगा, है ना, या जो भी इसको इन्फ्लेशन ये सारी चीजें बोलते हैं। तो पूरी यदि बात देखेंगे तो एक मानव के रूप में जीना, यदि बहुत गौर से देखिए, ये 3-4 ही चीजें हैं। बाकी एक पक्ष है कि ये सबके मूल में जो समझ है उसको मैं प्राप्त कर लूं, उसकी स्पष्टता प्राप्त हो जाए, उसकी योग्यता मुझ में आ जाए, एक आगे वाले बच्चे में आ जाए, है ना, जैसे शिक्षा के लिए कुछ लोग सोचते हैं। तो ये सब तृप्तियों की स्थली है, द वे आई सी इट इज। ये जो है तृप्ति की एक कंटिन्यूम है, एंड तृप्ति का बढ़ना है। तो यहाँ पहले हम मात्र रुचि मूलक, एंड कई बार हम बहुत रिड्यूस भी कर देते हैं, मुझे लगता है परिचय शिविर वगैरह जब बोलते हैं थोड़ा सा अधिक बोल देते हैं हम लोग कि आदमी केवल रुचि मूलक में जी रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो ये सब जो तृप्तियां हैं रुचि का, फिर संबंधों का और कुछ सार्थक करने का, जैसे मान लीजिए मैं ये शिविर, ये जो भी 2 घंटे का हम लेते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ कि ये क्यों करो, आई कैन गो फॉर अ वॉक विथ माय फैमिली, है ना, कुछ भी, बट ये एक एडिशनल तृप्ति का स्थल ही लगता है, एक कर्तव्य भी लगता है, एक अभ्यास का भाग भी लगता है, और दोनों करने से थोड़ा सा तृप्ति मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम अंदर से खुशी से पागल हो जाता हूँ शिविर लेके, मेरे साथ तो ऐसा कुछ होता नहीं, है ना। इट फील्स गुड। आज दोपहर कोई कुछ चर्चा हुई, लोगों से मिला, तो ये जो गुड फीलिंग है, इसके प्रकारों को पहचान पाना, जो तृप्ति है, ये फील गुड वही है ना। इनके स्रोतों को पहचान पाना, इनके संदर्भों को देख पाना एक मानव के रूप में जीते समय, उसमें क्या कठिनाई आ रही है उसको सुलझा पाना, ये मानव के रूप में जीने के लिए एक प्रथम आवश्यकता मुझे लगती है। सो यू गेट अ इन्फॉर्म्ड लाइफ, है ना, समझ के जीना स्पष्टता के साथ, जिसको वैचारिक या बौद्धिक समाधान कहते हैं। जैसे अभी हम लोग विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उससे कुछ एक तार्किक समाधान, एक लॉजिकल समाधान हाथ लगता है, ऐसा लगता है। दूसरा फुल लाइफ, है ना, कि हमने पूरा जिया, है ना, तो उसमें लोगों के साथ जिया, काम भी किया, सोचा भी, समझा भी, कुछ सार्थक भी किया, उपयोगी भी किया, जितना हमसे बनता था हमने निभाया सारे आयामों में, एंड सेटिस्फाइंग लाइफ। ये 3 चीजें मूल्यांकन में आती है जीते समय भी, और मैं मानता हूँ, समझ रहा हूँ कि मरते समय भी यही मूल्यांकित होगा हमारे में, ये सारी चीजें हुई कि नहीं हुई। जो नहीं हुई है उसके लिए वापस आना पड़ेगा, जो हो भी गई उसको आगे ट्रांसफर करने के लिए वापस आना पड़ेगा। आने के बाद फिर वही है, रुचि मूलक आस्वादन, मूल्य मूलक आस्वादन, लक्ष्य मूलक आस्वादन। फिर जो दीदी अभी कह रही थी कि मुक्ति, वही शरीर यात्रा की आवश्यकता ही खत्म होना, दर्शन में इसको दिव्य चेतना कहा है, उसके बाद शरीर की आवश्यकता खत्म हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है, ऐसा सोचना है कि हम जिस, ये तार्किक रूप में तो ठीक लगता है, बट हम चेतना के जिस स्तर पर अभी हैं, एटलीस्ट फॉर मी इट इज अभी नॉट वेरी इजी टू इमेजिन कि बिना शरीर लिए हम क्या करेंगे। आई मीन आई कैन इमेजिन, बट बहुत वो नहीं है, वो स्वीकार या स्पष्ट। नहीं भैया, जैसे आप कह रहे हैं, शरीर लेने का पर्पस तो समझ में आया, जो आपने पॉइंट्स बताया कि ये सब हमारे संतोष के लिए, हमें एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, दिस इज व्हाट आई डिड, और ये सब हमको एक संतोष की भावना देता है। लेकिन ये मतलब जो पहला वाला प्रश्न था, मैं शायद उसी को दोहरा रही हूँ कि ये कब तक भैया ऐसे चलता है? ये तो फिर इटरनली इसी तरह से हम जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे। नहीं, किसी दिन जब आपको लगेगा कि जितना भी समझना था वो समझना, ज्ञान पूरा हो गया, उससे संबंधित जो भी तृप्ति है, चैतन्य पक्ष का जो तृप्ति है, जिसको परमानंद कह रहे हैं, वो भी पूरा हो गया,
और उस तृप्ति को व्यक्त करने के अर्थ में जितना भी दायित्व है, कर्तव्य है, वो भी आपका पूरा हो गया, जिसको प्रमाण कहते हैं। उस दिन आप बंद कर देंगे शरीर को लेना, है ना। जस्ट लाइक यू स्टॉप ईटिंग टुडे, राइट। किसी टाइम हम मान लेते हैं कि अभी और शरीर में और डालना नहीं है, हो गया, तो वैसे ही कर्तव्य पूरी हो जाती है। लाइक वन डे हम बाल बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, एक दिन 21-22 का हो जाता है, उस दिन हम मान लेते हैं कि बात काम पूरा हो गया, अब इसके बाद इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वो भारत में उसका नंबर 21 है, अमेरिका में 18 है, कहीं और 14 होगा। बट कोई एक टाइम आता है जब हम बोलते हैं कि बस नाउ यू हैव टू बी ऑन योर ओन, नाउ यू आर नो लॉन्गर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सब निर्णय एक प्रकार से देखें तो हम किसी क्रिया को पूरा करने के फल में उसकी तृप्ति तथा उसकी पूर्णता के अर्थ में हमारे अंदर निर्णित होता है, नॉट बिफोर। यू कैन थिंक थ्रू इट, है ना। यू कैन गेट द तृप्ति जस्ट बाय थिंकिंग थ्रू इट कि मैं 15 साल बाद बच्चे को पूरा कर लूंगी, चलो मेरी तृप्ति हो गई। नहीं, सोच के नहीं होता, वो करना ही पड़ता है। यू हैव टू लिव थ्रू इट। तो ये भी ऐसे ही है, मनुष्य के रूप में जीना पड़ता है। उसके बाद आगे जाके ये सब मुक्ति की बात आती है। हाँ, उस तब तक यदि ऐसे रिडक्शनिस्ट अप्रोच है, ये एक प्रकार से वे रिड्यूसिंग इट टू द फर्स्ट प्रिंसिपल्स, है ना, कि मानव के शरीर में क्या पैदा होना है, फिर ABCD सीखना है, फिर भ्रम जागृति करना है, फिर रुचि मूलक मूल्य मूलक करना है। हाँ, वैसा यदि देखेंगे तो उतना ही। और ये वैसे यदि चैतन्य की ट्रेजेक्टरी को देखें तो बहुत ही सिंपल है भैया। बनता है, जीने की आशा को प्रकट करता है, फिर सुखी होने का कोशिश करता है, मुंह के बल गिरता है, दुखी होता है, फिर अध्ययन करता है, सुखी होता है, जागृत होता है, खत्म हो गया। बट दिस इज एनकैप्सुलेटेड, है ना, पता नहीं कितने हजार, हाँ, कितने हजार जन्म, हाउ मेनी एक्सपीरियंसेस, हाउ मेनी इमोशंस, हाउ मेनी फॉर्मूले, you know, how many diapers, ये सब तो it is a lot. और ये तो बहुत अच्छा है भैया कि ये स्मृति नहीं है, नहीं तो पता चलता कि झोपड़पट्टी से आ रहे सीधे, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। It's a good thing we don't remember our past, नहीं तो Yeah, that is very beautiful. At least वो याद तो नहीं कि हम क्या क्या, और जैसे कि परंपरा से तो आज हम जब थोड़ा बहुत कुछ दुख तकलीफ होती है तो हम यही कहते हैं कि मेरे कर्मों, संचित कर्मों का फल है, वो बड़े दुख देते हैं। यहाँ दर्शन में थोड़ा इस बात पे सांत्वना तो है। बाकी जो केविन भाई कह रहे थे कि परंपरा में भी यह है कि लोग हाथ लगते हैं, बात तो ठीक है, वो शक्तिपात की चर्चा है, ये होता भी है ना, बट वो किसी योग्य व्यक्ति के लिए ही होता है। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन, नंबर 1। नंबर 2, बाबा जी ने बोलिए। नहीं, आप बोलिए, सॉरी। नहीं, और दूसरी बात यह है कि वो करने से शिष्य में कोई चीज, मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर वो ट्रांसफर किया जाता है, मान लेते हैं ऐसा कुछ होता भी है, तो कोई चीज खुलती है उनमें जो आगे उनको प्रोपेल करती है समझने के लिए या इस दिशा में। इट इज नॉट द कंप्लीशन ऑफ द जर्नी फॉर दैट पर्सन। तो ज्ञान भी उसमें शक्तिपात विधि से वैसे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसमें कुछ गति हो जा रहा है ना, हस्तक्षेप हो रहा है उसमें, प्रबल हस्तक्षेप होके वो आगे बढ़ जा रहा है, वो ऐसा कोई चीज हो रहा है। हस्तक्षेप कैसे भैया, कैसे आप बताएंगे इस चीज को? हस्तक्षेप का मतलब इफेक्टिव प्रभाव। हस्तक्षेप इन द दर्शन इट इज कॉल्ड हस्तक्षेप, बट बेसिकली इट इज प्रभाव, है ना, इफेक्टिव। शक्तिपात की जो प्रैक्टिस बाबा जी ने भी कुछ शायद लिखी है, मैंने कुछ सुनी थी इस तरह से। नहीं, नॉट फॉर्मली, मतलब ऐसा नहीं, फॉर्मली तो नहीं किया। फॉर्मूले तो यही है, शिक्षा विधि पर उन्होंने विश्वास किया और शिक्षा की वस्तु प्रस्तुत कर दी। आज आफ्टरनून भैया किस बात पर डिस्कशन हुआ था, कुछ बताएंगे, शेयर करेंगे हम लोग, जो लोग ये नहीं पहुंच पाए उनके लिए आज क्या मेन मुद्दा था? कि मेन मुद्दा तो एक दूसरे से मिलना था, तो कुछ लोग मिले, हम लोग अच्छा, खाना वाना, दुनिया भर से खाना आया था, मतलब गुजरात का, महाराष्ट्र का, मद्रास का, अलग अलग कुजीन का खाना खाए। कोई बॉम्बे से भी है क्या भैया? नेक्स्ट टाइम नहीं, बॉम्बे से इतना दूर तो कोई नहीं है।
वो क्या 5 घंटे के लिए कौन आएगा इतना दूर, और मेरे पास कोई शक्तिपात तो है नहीं कि मैं छू के कुछ दे दूं किसी को। नहीं भैया, दूर तो नहीं है, लेकिन बारिश बहुत हो रही है एक्चुअली। बारिश नहीं होती तो मैं शायद बस में बैठ के आ ही जाती। Once I was in Bangalore and somebody from Hyderabad called me. He said, I want to come to meet you. Somebody else called, said, मेरा एक friend है, he wants to come and meet you. He's from Hyderabad. I said, look, he is most welcome to come, but you know, and वो व्यक्ति उनके शिष्य मतलब उनके फॉलोअर थे रमणा महर्षि की टीचिंग्स के। एक रमणा महर्षि, you must have all, everybody must have. सब तो मैंने कहा he is most welcome. कोई आपके घर आ रहा है थोड़ी आप मना करेंगे, मत आओ। But I said, look, I'm not Ramana that I can look at him and उसको कुछ दिख जाएगा। हाँ, मेरी आंखें दुखेगी, उसकी भी आंखें दुखेगी if we stare at each other. But you know, so there is nothing that I have that I can touch you and give you or something. I say we can chat up. And so वैसे this afternoon was just chatting up. हम लोग 2 मुद्दे उसमें आए थे, I can share here. एक तो विरोध पर बात आई थी कि विरोध क्या है। Now what is you know, hatred? So we try to go through the kind of break it down. तो उसके पहले अपेक्षाओं पर बात हो रही थी। तो विरोध, हम कई चीजों के प्रति विरोध होता है, बट प्राइमरली यदि हम देखें तो मोस्ट लाइकली हम लोगों को रिजेक्ट करते हैं। वी रिजेक्ट पीपल अराउंड अस। एंड उसमें यदि देखें तो फिर ये निकला कि हमारी चर्चा में जो चीज निकली, जो मुझे याद है अभी, एक तो ये है कि हम हमारे में सामने वाले के कार्य तथा व्यवहार के प्रति कोई एक अपेक्षा रखते हैं जो उसे उसके मन की क्रिया से संबंधित है ना। जीवन क्रियाओं में वी हैव एन एक्सपेक्टेशन कि इसके मन से ये ऐसा करेगा। ये विरोध का प्रथम स्थान है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज दिस इज एन इम्पॉसिबिलिटी, बिकॉज मेरे में उसके मन के एक अपेक्षित आचरण का एक एक्सपेक्टेशन बन गया है और मैं उससे ब्लाइंडेड हो गया हूं, मतलब मैं उस पर आसक्त हो गया हूं। एंड नाउ आई वांट कि ये सामने वाला व्यक्ति ऐसा करे। इट कुड बी समथिंग वेरी सिंपल, एक बाथरूम को साफ रखे, है ना। एंड स्पेशली जिन लोगों के साथ हम प्रतिदिन जीते हैं, देखिए आपके घर में कोई एक दिन आया बाथरूम में पानी डाल के चले गया, आपको कोई तकलीफ नहीं, आप सोचते ठीक है इसके घर में अलग है। जिसके साथ आप जीते हो आपको सूखा बाथरूम पसंद है और रोज जो है पानी डालता है। आई एम जस्ट गिविंग सम रैंडम एग्जांपल। तो इरिटेशन हो जाता है धीरे धीरे। एंड धीरे धीरे क्या होता है, जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं उसके बाद, तो मूल में संबंध नहीं दिखता है, भाव नहीं दिखता है, ये दिखता है जो आदमी बाथरूम को साफ नहीं रखता है। वी स्टार्ट सीइंग दैट पर्सन एज अ पर्सन who does not do that अपेक्षित आचरण, और who does some आचरण जो आपको अच्छा नहीं लगे, उल्टा, है ना, not doing and doing। तो किसी के कार्य व्यवहार के प्रति जब मेरे में अपेक्षा बहुत हो जाती है और मैं उससे आसक्त हो जाता हूं, अपेक्षा तो रहता ही है, you cannot have a human without expectation, but I become hell bent on it, तो हम फिर विरोध में आ जाते हैं उस व्यक्ति के, बिकॉज यू रिजेक्ट सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार या कार्य जो उसके मन की आचरण है। इसकी फैलेसी क्या है, ये फैलेशियस या फूलिशनेस क्या है इसमें? ये है कि मैं अपने जीवन से उसके मन के व्यवहार को कंट्रोल करना चाहता हूं और वो भी अपने जीवन से मेरे मन के व्यवहार के प्रति उसमें कोई एक्सपेक्टेशन है। सो वी बोथ आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम ईच अदर्स मन। एंड अभी जीवन और जीवन जागृति अध्ययन ये सब के बारे में चर्चा करने से हमारा ध्यान जाता है कि उस व्यक्ति का आचरण या व्यवहार उसी के नियंत्रण में नहीं है, वो खुद ही जूझ रहा है कि वो नियंत्रित कैसे हो। ऊपर से मैंने उसके ऊपर एक अपेक्षा थोप दी कि उसको ऐसा होना है ना। सो नॉट ओनली एम आई ओवरस्टेपिंग द बाउंड्स, एक जहां पॉसिबिलिटी ही नहीं है वहां पर मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, तो दिस बिकम्स अ फॉल्स एक्सपेक्टेशन। तो ये विरोध का एक स्थान पहचान में आया कार्य व्यवहार के रूप में। दूसरा, सामने वाला व्यक्ति का वृत्ति से संबंधित मुझ में अपेक्षा बन जाती है मेरे जीवन में कि उसको ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। ये आपने क्या बताया, वृत्ति से एक्सपेक्टेशन? पहले वाला उसके कार्य व्यवहार के प्रति, हाँ, वो तो समझ में आ गया। हाँ, वो तो आया। अभी उसके विचारों से मेरी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि उसको ऐसा समझना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। जैसे हम कोई बात बता रहे हैं किसी को, कुछ समझा रहे, कोई समझ नहीं पाता है, राइट, वी गेट इरिटेटेड। एंड बार बार वो जब होता है, सी वंस सम पीपल विल गेट इरिटेटेड द फर्स्ट टाइम, है ना। जैसे मान लो मैं एक परिचय शिविर ले रहा हूँ,
किसी आदमी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका एक आंसर दिया, फिर पूछता है 7 दिन में यदि 50 बार पूछेगा तो इट इज पॉसिबल द 51st टाइम आई विल लूज माय धीरता एंड से नाउ यू कीप क्वाइट, है ना, मैंने काफी बार तुमको बता दिया है, या आई गेट इरिटेटेड। व्हाट हैपेंस इज कि उनके समझ के माने उनको चीजें कैसे समझ में आनी चाहिए, हाउ दे शुड बी एनालाइजिंग थिंग्स, इसकी एक अपेक्षा मुझ में बन जाती है। ये उसके वृत्ति के आचरण के प्रति मुझ में अपेक्षा बन गई मेरे जीवन में, है ना। ये विरोध का दूसरा स्थली है। और तीसरा है कि वो एक व्यक्ति के रूप में कैसे हैं, जो इनके फिर वो कैसे चीजों को देखते हैं, विच इज देयर फंडामेंटल स्वभाव, ये उसके चित्त के स्टेटस को लेकर मुझ में अपेक्षा बन जाती है। तो ये विरोध के 3, विरोध का मतलब रिजेक्शन, द्वेष भी कह सकते हैं। रिजेक्शन कैन बी मोमेंट्री, इट कैन बी मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, फॉर एवर, है ना। जैसे कुछ इरिटेशन शॉर्ट टर्म का होता है, हमको थोड़ा इरिटेशन आता है, हम उसको पचा लेते हैं, चुप हो जाते हैं। कुछ मध्यम टर्म का होता है, थोड़ी देर तक उसका प्रभाव रहता है, मे बी सम मिनट्स, आवर्स, है ना, डेज। और कुछ हमेशा या लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है, हम जिंदगी भर भूल ही नहीं पाते हैं। सम इरिटेशन, है ना। सो ये यूजुअली ये लॉन्ग टर्म वाले इससे आते नहीं, unless you'll end up in a very big fight। तो ये विरोध तब हो रहा है जब मेरे अंदर कुछ अपेक्षा बन रही। विरोध का दूसरा स्थान है जब मैं चुपचाप बैठा हूं और मेरे ऊपर आक्रमण हो जाए, उल्टा, आई एम एट द रिसीविंग एंड। अब आप मेरे से अपेक्षा करते हो कि मैं ऐसा करूं नहीं करूं, और पूरे दिन आप मेरे पीछे लगे रहते हो। जैसा भी जनरली अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं ना लोग, कि भाई लोग अपने बच्चों के प्रति अपेक्षा करते हैं, पूरे दिन उसके पीछे लगे रहते हैं, ऐसा करो मत करो, शू उतारो। वो पक जाता है थोड़ी देर बाद, उससे वो आचरण हो ही नहीं रहा है ना। सो वी डोंट अंडरस्टैंड, एक बच्चे का एग्जाम्पल, बट एडल्ट के साथ भी यही है ना। तो अब 30 साल हम किसी के साथ जीते हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, वो 30 साल से एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि तुम बेडशीट को फोल्ड करके रखो, एक नहीं करता है ना, उसका जीवन वहां जाता ही नहीं, क्या करे वो। तो जब तक उसको क्या वो चीज अंदर स्पष्ट नहीं होगी, वो नहीं करेगा। तो आई एम एट द रिसीविंग एंड। तो मेरे ऊपर जब आक्रमण होता है, तो मेरे कार्य व्यवहार को लेकर आक्रमण हो सकता है, मेरे विचार को लेकर हो सकता है, जहां पर somebody just destroys my thinking, मतलब मेरे को, है ना, वो कर देते हैं, मेंटली डिस्ट्रॉय। और कुछ डिस्ट्रक्शन होता है जो और विधि से होता है, यू डिस्ट्रॉय somebody's very basis of being, है ना। जैसे राम को, है ना, वो क्या है, वो ये वनवास भेज दिया था 14 साल, इट्स वेरी लॉन्ग पनिशमेंट। 1 year 2 years इज ओके, पनिशमेंट पोस्टिंग करा देते हैं लोगों का, सारा छीन लेते हैं उस व्यक्ति से। सो लाइक हार्ड टू फॉरगेट डिस्ट्रक्शन, दैट्स अ वेरी लॉन्ग। विचारों पे तो अटैक बहुत होते हैं घरों में, ये आम होता है ना। बिल्कुल, जब हम लोग घरों में संबंधों के साथ रहते हैं तो हमारे विचारों को तो बहुत बुरी तरह से दबाया जाता ही है। और ये हर रिश्ते में होता है, ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ का हो, माँ बाप से भी होता है, हस्बैंड वाइफ से भी होता है, और घर में अगर बड़े हैं उनसे भी विचारों का अटैक तो होता ही है ना। तो घरों में मुझे जो लगता है, अभी बाय लुकिंग एट, जैसे मेरी भी घर की परिस्थिति और सबकी, जनरली जो चीजें हैं वो कार्य व्यवहार को ही लेकर होता है, अनलेस somebody has a very specific problem, यू कैन अवॉइड वैचारिक चर्चाएं एट होम यदि नहीं होती है तो। फॉर एग्जाम्पल, अस्तित्व सहअस्तित्व है कि केओस में, अब भैया कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यू हैव टू लिव विद दैट पर्सन, उसको मानने दो केओस में है ना। वो उसको लगता है कि जीवन नहीं होता, ठीक है भैया, जीवन नहीं होता, ब्रेन भी नहीं होता है, जा, है ना। होम नीड नॉट बी अ प्लेस वेर यू हैव टू फाइंड इंटेलेक्चुअल ग्रेटिफिकेशन। वो आप फ्रेंड्स के साथ कर लो, आप जूम कॉल पे कर लो, आप कहीं शिविर में चले जाओ, है ना। Home is a place where you're fulfilling responsibilities, and those responsibilities are human responsibilities, जो परिवार व्यवस्था में हम करते हैं। So you are playing that role, and they are also playing that role. आपकी मान्यताएं भिन्न है। It doesn't matter कि uncertainty के प्रिंसिपल पर दोनों का एक ही सॉल्यूशन है, उससे थोड़ी जीना बनेगा यार, छोड़ दो उसको। तो जो वैचारिक मतभेद है वो घर पे रहने दें, need not argue about that, that's fine, you maintain a position और उसको रिस्पेक्ट कीजिए। हाँ, मैं उसको घृणा के रूप में देखता हूँ, हाँ ठीक है, तू बेवकूफी बने रहे, वो नहीं चलेगा। यू हैव टू गिव इट इनफ प्लेस
which is why I feel also pati patni संबंध, for some people it can be a वैचारिक संबंध. In many people वैचारिक संबंध होने के बावजूद भी you may not see eye to eye after some time, है ना. And in many places they may know कोई वैचारिक वो हो ही नहीं सकता है. It's not necessary कि एक ही इंटरेस्ट हो. हाँ, साथ में रहने का कमिटमेंट हो, और बहुत ही ऐसा ना हो एक डांस पार्क जाना चाहता है और एक पहाड़ में है ना रहना चाहता है, फिर मुश्किल है. यू कैन नॉट इवन लिव द कॉमन लाइफ. तो ब्रॉड गोल्स ऑफ लिविंग यदि एक है तो परिवार. अच्छा, फिर पेरेंट्स के साथ तो गोल्स को तो आप चूज ही नहीं करते. वी डोंट चूज आवर पेरेंट्स, राइट. वी डोंट चूज आवर पेरेंट्स, वी डोंट चूज आवर चिल्ड्रन, है ना. आजकल वी चूज हु वी विल गेट मैरिड टू, बट यू कैन नॉट चूज द आउटकम ऑफ दैट मैरिज. This is the right sentence, outcome of marriage. हाँ, शादी का आउटकम थोड़ी आप चूज कर, आपको पता ही नहीं रहता क्या होने वाला है ना. हम अपने तो हमारे पास चॉइस बचा क्या है. ये सब तो मतलब जीना पड़ता है, इसको झेलना पड़ता है. जहां पर है वो करना पड़ता है. यू डोंट चूज योर कंट्री ऑफ बर्थ, मतलब नॉट विलफुली. फिर उसको बदलना बड़ा झंझट है. लोग करते हैं भारत में, बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है वो. यहाँ से जाना पड़ता है, यूएस में एमएस करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, उसका भाषा सीखना पड़ता है, उसके जैसे बोलना पड़ता है, उसके जैसे दारू पीना पड़ता है, सब करना पड़ता है, तब जाके एसिमिलेट होते हैं, नहीं तो होते ही नहीं. उसके साथ मतलब बैठकर मुझे तो बड़ा बोरिंग लगता था. मैं जाता था यूएस क्लाइंट से मिलता था तो ठीक है, वो अपना कुछ पीते थे, मैं बैठ के अपना है ना कुछ नींबू पानी कुछ. बट उसके साथ अभी बेसबॉल का चर्चा कौन करेगा. अब मुझे बेसबॉल इंटरेस्ट ही नहीं है, अमेरिकन फुटबॉल. अब है ना उसको बैठ के फुटबॉल की चर्चा था. हाँ, तो मैं करता ही नहीं था. और आप कर रहे हो क्रिकेट की, वो कर रहा है फुटबॉल की. एनीवेज वो एक अलग चीज हो गई. बट तो ये हम लोग आज विरोध पर थोड़ी सी बात हुई. और दूसरा बात हुआ था कि हम हर चीज को प्लान करके जो करती है, क्या उसमें स्पॉन्टेनिटी या रैंडमनेस हो सकता है कि नहीं, ये दूसरी बात थी. तो ये बात आए कि जिसको स्पॉन्टेनिटी या रैंडमनेस अभी बोलते हैं, इंस्टिंक्टिव लिविंग, ये केवल पशुओं में पाया जाता है. एनिमल्स में इफ यू सी देयर इंस्टिंक्टिव, स्पेशली जिन एनिमल्स में जीवन है, उसको हम अभी करेंगे, तो उसमें केवल मन सक्रिय है. तो मात्र जब मन सक्रिय है तो वो मात्र शरीर के इंस्टिंक्ट पर काम करता है. हेंस देयर इज अ श्योरनेस टू एनिमल्स. एंड फिलोसोफर्स में भी, स्पेशली वेस्टर्न फिलोसफी में, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हैं कि ये फर्मनेस मनुष्य में होगा कैसे. एंड जो लोग जैसे अभी सिटी में रहते हैं या ज्यादा रेजिमेंटेशन में रह जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं, फिर भाग जाते हैं पूरा ही जंगल में ना, कि मैं टार्जन जैसे रहूंगा. और बच्चों के साथ भी लोग ये प्रयोग को करते हैं, मुझे लगता है शिक्षा में. उनको लगता है इतना ओवर रेजिमेंटेशन हो गया, अभी बच्चे को खुला छोड़ दो, वो खुद ही सीखेगा फ्रॉम नेचर, राइट. वेयर द आंसर इज समवेयर इन द मिडिल. तो मनुष्य में क्या हो रहा है कि जीवन में क्योंकि वृत्ति तथा चित्त सक्रिय हो जा रहा है ना, इनकी यू कैन से एक्टिवेशन हो जा रही है, तो विचार आएगा ही, राइट. सो इफ लाइक व्हेन अ काउ, you took the example of a cow, a गाय जब when it starts its day, there is no plan for the day, right? It's just a day. The cow wakes up, there is no I in it that realizes that it has woken up. There is no sense of self cow में, and that comes it will bring us down to the current discussion जो धर्म की अभी बातचीत है ना, जीने की आशा है उसमें. तो गाय का कोई प्लान नहीं है ना, और मानव उठता है तो प्लान अपने आप बनेगा उसमें, क्योंकि वृत्ति और चित्त है ही. तो उसको खाना मिलेगा तो सोचेगा कि नेक्स्ट टाइम में खाना कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, हाउ डू आई एंश्योर कि कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा. तो उसके पास एक कैलकुलेशन की भी एक कैपेसिटी है जो वृत्ति की है, और फ्यूचर की प्रोजेक्शन की एक कैपेसिटी है जो चित्त का चित्रण क्रिया है. वी आर एबल टू मॉडल द फ्यूचर एंड सी व्हाट आर द एलिमेंट्स, which elements are needed, उसमें कौन से एलिमेंट्स आवश्यक हैं जिससे वो घटना घटित हो सकती है. तो ये तो मानव के लिए नेचुरल है, इससे हम बच नहीं सकते. You can't become a cow, पॉसिबल ही नहीं है ना. तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम यहाँ आता है कि मैं उस प्लान में खुद ही बंध जाता हूँ. आई डोंट रियलाइज दैट ये प्लान मैंने अपने अंदर बनाई है, ये जब बाहर जाके इंप्लीमेंट होगा, एग्जीक्यूट होगा. एंड बात करते समय भी मतलब we said that plans can be to do with 3 or 4
डोमेन्स या डायमेंशंस, है ना, and घूम फिर के you will see हम उसी के बारे में बात. The beauty of this darshan, or at least the way it puts forth things, is every answer comes back to the same few, है ना, fundamental things. जैसे भौतिक घटना को लेकर हम कोई प्लान किए, something that you so you have a plan of how to make an aeroplane, and उसमें there can be no room for error, there is no randomness, there is no spontaneity. नहीं तो आप और मैं वो प्लेन में चढ़ेंगे ही नहीं. If it is left to spawn, you need to make sure that it flies, or that your car runs, or the car brake works, है ना, there can be no randomness there. तो भौतिक संसार के किसी फिक्स्ड नियम को समझ के उस नियम को हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं repeatedly, and you cannot tolerate any error there. And if there is an error, you will have to fix it, because आपका जीवन, या है ना, जैसे आपने छत की ढलाई की है, you put a roof, you have to make sure it doesn't fall. There can be no ambiguity there. एक. The second place where we can make plans is for things to do with humans, other humans' behavior. मैं किसी के साथ ऐसे जीऊंगा, है ना, ये ऐसे काम करूंगा. आपने एक प्लान बना ली. मान लेते हैं हम 4 लोग मिलके एक एरोप्लेन बनाएंगे. नाउ आपकी बिहेवियर, आप यदि वो टाइम को मीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारी जो चीजें हैं, मैंने अपने में प्लान बना ली. बट जब एक्चुअली एग्जीक्यूट होने जाएगा, उसमें ये रैंडम वेरिएबल्स आ जाएंगे. क्या रैंडम वेरिएबल्स हैं? उस व्यक्ति की मानसिकता, उसका मूड, आपका उसके प्रति भाव, उसका व्यवहार, उसका पे चेक, द टाइम ऑफ द डे, हिज हेल्थ. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट विल कम इन दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू प्लान फॉर ऑल ऑफ देम. सो यहाँ पर मुझे मार्जिन छोड़ना पड़ता है मेरे अपेक्षा में, है ना, कि मैंने जैसा सोचा उससे भिन्न भी हो सकता है. तीसरा, मैं फिर एक बड़े स्केल के लिए एक प्लान बनाता हूँ दुनिया के लिए. मुझे अखंड समाज बनानी है. अखंड समाज तो बहुत, आई वांट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, है ना. चलिए, बिना वीजा का हम घूम पाए, ये अखंड समाज का बहुत ही प्रारंभिक स्वरूप है. एंड मैं कुछ कैलकुलेशन करके सोच लेता हूँ कि ऐसा करूंगा, इतने लोगों को बताऊंगा, फिर इतने लोग समझेंगे, फिर इतने लोग समझेंगे, और 70 साल में विल हैव अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, 70 years. मुझे अच्छा लगता है. बट व्हेन आई गो टू डू इट, यू विल फाइंड दैट द वेरिएबल्स आर सो मेनी, बिकॉज इसमें नॉट जस्ट सामने वाला व्यक्ति का व्यवहार, परंतु उसकी विचार और समझ को भी मैंने एस्टिमेट किया है, जो बहुत ही डायनेमिक है. आप हम अपना ही देखें. यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुमारो. यू डोंट नो द प्रीवियस डे. आपको नहीं पता रहता है. आपको अगले 1 घंटे में क्या चीज अभी सूट करेगी, नहीं सूट करेगी, आपको नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता है. तो ये जब हम प्लानिंग को दुनिया पे एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं, तब ये तीसरे प्रकार का दिक्कत. नाउ दिस इज मोर एम्बिगुअस. एंड द फोर्थ वन इज एक्चुअली जहां से हमने चर्चा अभी शुरू की, जो फाल्गुनी दीदी ने प्रारंभ किया, कि मैं कब समझूंगा, है ना. सो यू कैन मेक अ प्लान कि मैं कल संबंध समझ जाऊंगा. ऐसा तो नहीं समझ में आएगा ना. संबंध समझने के लिए जो अभ्यास है वो मैं कर सकता हूं. उसके मूल में जो विचार है, जो भाषा है, उसको मैं अपने में स्मरण पूर्वक दोहरा सकता हूं, राइट. पर किस दिन मैं संबंध समझ लूंगा, या मान लीजिए मैं एक कृपण आदमी हूं, है ना, आई एम माइजरली, मैं उदार या जेनरस कब बन जाऊंगा, ये कैसे मैं एस्टिमेट करूं? इम्पॉसिबल. आई कैन बी अराउंड पीपल हु आर जेनरस, आई कैन प्रैक्टिस जेनरोसिटी, है ना. आप सब मेरे घर आएंगे, मैं खाना खिलाऊंगा, आई कैन डिस्ट्रीब्यूट ऑल माई वेल्थ. मैं शून्य भी हो सकता हूं, बट दैट स्टिल डज नॉट गारंटी कि मेरे में जेनरोसिटी का भाव आ जाए. सो द डेवलपमेंट इन द सेल्फ, व्हिच इज द फोर्थ पार्ट वेयर वी हैव प्लान्स, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे जागृति को लेकर हम जो प्लान करते हैं, दैट प्लानिंग कैन ओनली बी अराउंड द भौतिकीय अभ्यास पार्ट ऑफ इट. तो रीडिंग इज अ भौतिक अभ्यास. मैं दिन में 3 घंटा पढ़ूंगा. 3 घंटे में आप कितने पेज पढ़ेंगे ये भी आप प्लान कर सकते हैं, बट उतने पेज में से आपको समझ में कितना आने वाला है, ये प्लान के बाहर है ना. मैं लोगों के साथ व्यवहार करूंगा, दायित्व करते हुए निभाऊंगा, उसको निर्वाह करूंगा, ये प्लान. उसको स्मरण पूर्वक करना पड़ेगा. मैं श्रम से उत्पादन करूंगा, कुछ भी. श्रम से उत्पादन इज अनदर बिग टॉपिक, बट लेट अस से, है ना, मैं श्रम से चाय बनाऊंगा. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल डूएबल एग्जांपल, राइट. तो मैं खुद का चाय में स्वावलंबी हो जाऊंगा. आई विल मेक टी फॉर माई सेल्फ. सो यू कैन डू दिस.
है ना। मैं वीकेंड पर अध्ययन शिविर लूंगा, ये मैंने प्लान किया। इससे आप लोगों को कितना समझ में आने वाला है, कितने लोग इसको अटेंड करेंगे, कितने लोग 2.5 साल तक बने रहेंगे, दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल. सो व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर लाइफ in these 4 areas, you can't predict the outcomes beyond a point. And उसको ध्यान में रखना पड़ता है, तब हम फ्रस्ट्रेशन से बचते हैं. जब आउटकम हमारे प्लान के अनुरूप नहीं है, नहीं तो हम फ्रस्ट्रेट होंगे. हम फ्रस्ट्रेशन भी किसी समझ का ही परिणाम है. तो ये 2 चीजों पर हमने आज दोपहर को बात किया. थैंक यू भैया, इट वाज इंटरेस्टिंग. वर्किंग ऑन सेल्फ, खुद पे काम करने का सारा टाइम, कैसे हम इन चीजों को अपने साथ प्रैक्टिस करते रहें. चलिए, तो हम यही पेज खुला, तो हम प्रिज्यूमिंग कि हम ये मानव के धर्म पर बात आई थी. तो शरीर के अर्थ में हमने देखा कि प्राणावस्था की इकाई है मानव का शरीर, इसीलिए अस्तित्व तथा अस्तित्व सहित पुष्टि, है ना, ये पुष्टि धर्म दिखता है. और जो हमारा मूल उद्देश्य है, हमारा धर्म ही हमारा उद्देश्य है. द पर्पस ऑफ आवर लिविंग इज एक्चुअली टू बी और अचीव आवर धर्म. एक्चुअली पहले लगता है कि भाषा बनता है हमारी धर्म की प्राप्ति, बट प्राप्ति प्रिज्यूम्स की धर्म कहीं बाहर है, बाहर से मेरे अंदर घुस जाएगा. जबकि धर्म का मतलब है मेरे धर्म के स्वरूप में मैं स्वयं हो जाना. I have to become like my dharma. It's not to be acquired from outside. तो बाहर से नहीं मिलेगा. बाहर से जो धर्म को हम लेने का प्रयत्न है वही खाना पीना है, जो रुचि मूलक आस्वादन है. हम घूमने जाते हैं, कभी पास्ता खा लिया, कभी पिज्जा खा लिया, कभी ये खा लिया, वो इट इज एन अटेम्प्ट टू फुलफिल दैट धर्म, है ना. और वो ठीक है, आई एम नॉट सेइंग हम नहीं करें अभी, क्योंकि वही एकमात्र प्रेडिक्टेबल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है कि खाने से स्वाद तो मिलेगा, यह पक्का है ना. व्यवहार से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पक्का नहीं है अभी. तो ये वाली चीज है ना. तो ये हमारा बेसिक एम है, जो सुखपूर्वक जीने की आशा है. ठीक, तो इसको रिलीजन रखा है इधर. शब्द रेलिगेयर लैटिन शब्द से बना है. तो रिलीजन ऑफ द ह्यूमन ऑर्डर इक्वल टू धर्म, which is that which cannot be separated from a human being. तो इस पर मुझे लगता है हमने पर्याप्त बात कर भी ली है ना. और हम ये भी देख सकते हैं कि समझना भी हमारा धर्म है. कोई भी मनुष्य अपूर्ण होकर जीना नहीं चाहता है. हम किसी भी आदमी को जब बोलते हैं यू आर इनकम्प्लीट, वो नहीं स्वीकारना चाहता. वो स्वीकारना चाहता है कि मैं पूरा हूं. और ये एक बच्चे से भी हमको दिखता, बच्चा भी हमको बोलता है कि मुझे पता है ना, सब पता है. 5-6 साल से बच्चा शुरू कर देता है कि मुझे सब पता है. दे डोंट वांट टू लिसन, है ना, और कुछ को कुछ बताते हैं. ठीक, तो ये मुझे पता है वाली जो चीज है, ये ज्ञान संपन्नता से है ना. और ये सभी मानव को स्वीकार भी होता है. ठीक, तो ये और खंड विखंड भी नहीं होता है. तो ये हमारी एक मूलभूत चाहना है. ये मनुष्य के बारे में धर्म के रूप में किया. फिर हम लोग यहाँ पर थे कि अन्य जो 3 अवस्थाएं हैं वो अपने स्वभाव और धर्म के अनुसार है, उनका गुण, है ना. मानव के जो गुण है, जो क्वालिटीज हैं, और मुझे अभी याद आ रहा है कि लास्ट टाइम हम इस पर थोड़ी सी बात किए थे, गुणों का मतलब क्या है ना. हमारे गुण अभी हमारे स्वभाव और धर्म के अनुरूप नहीं है, और हम अभी अपने स्वभाव धर्म को मतलब या तो पहचानते नहीं है, या जानते नहीं है, या उसके अनुरूप नहीं है. तो ये बेसिक जो इनकम्प्लीटनेस है, ये हमको आगे बाध्य करता है समझने के लिए. ठीक है, ठीक. तो ये कुछ बातें हो गई. आई थिंक आप लोग इसको पढ़े भी होंगे, तो आई विल नॉट रिपीट एवरीथिंग दैट इज रिटन है. बहुत सारी इसमें चर्चाएं हैं. ये एक बात यहाँ पर है कि मनुष्य में मात्र जीने की आशा नहीं है, सुखपूर्वक जीने की आशा है. मात्र जीना जो है ये पशुओं के लिए ठीक है. तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसी जो चीजें हैं, है ना, ये इज ओके फॉर एनिमल्स. ह्यूमंस में ये काम नहीं करता, है ना. तो ओनली सर्वाइवल काम नहीं करता है ना. और ये सब कुछ स्टूडेंट्स के लिए चर्चा है. वी विल स्किप दिस. ठीक.
तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो मानव के धर्म के बारे में चर्चा हो गई। और एक बात है जो हम लोग बात नहीं किए इधर, वो शायद अनुषंगीयता है। तो अनुषंगीयता शायद हमारे टेबल में नहीं था, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। यहाँ टेबल नहीं है बट मैं रख देता हूँ, शायद वो हिंदी वाले नोट्स में होगा। अनुषंगीयता का मतलब किस लॉ के अनुरूप उसकी आगे की आचरण और आगे की परंपरा बनी रहती है ना। तो फॉर एग्जाम्पल पदार्थ अवस्था को बोलते हैं परिणाम अनुषंगी, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फॉर्मेंस, किस चीज को वो कन्फर्म करता है। तो जैसे एक लोहे का जो परमाणु है, लोहे के परमाणु का गठन का जो स्वरूप यदि लोहे के परमाणु के अनुरूप है तो उसका आचरण लोहे का ही होगा। इट इज नॉट पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल एक 13 अंश का परमाणु है 13 पार्टिकल्स का, उसकी कोई XYZ आचरण है, लेट अस से इट इज कॉपर, है ना, जस्ट रैंडमली। यदि 13 अंश का परमाणु है तो वो कॉपर का ही बिहेवियर करेगा और कोई भी बिहेवियर उससे संभव नहीं है, और इससे उसकी परंपरा भी बनी रहती है। दैट इज हाउ पदार्थ अवस्था में परमाणुओं का परंपरा बना रहता है थ्रू ये इनहेरिटेंस, है ना, अनुषंगीयता, किस चीज के पीछे पीछे चलता है, परिणाम अनुषंगीयता। ठीक। पेड़ पौधे में दिखता है कि उनमें बीज अनुषंगीयता है, बीजों के अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। वो बीज में कोड रहता है कि आगे क्या बनेगा। तो नीम का पौधे का बीज है तो उससे नीम का ही पेड़ उगेगा और कोई भी वस्तु उगने की कोई संभावना नहीं है। ये एक सामान्य हमको सर्वेक्षण से समझ में आ सकता है ना। पशुओं में यदि देखेंगे ये वंश के अनुसार चलते हैं, तो वंशानुषंगीयता। तो एक गाय का जो आचरण है वो अपने गायत्व, तो गाय का जो वंश है उससे निर्धारित होता है। तो घास खाएगी और गाय जैसे रहेगी। गाय के अलग अलग ब्रीड्स हो सकते हैं, उपजाति हो सकते हैं, है ना, परंतु उस प्रजाति या उस जाति की जितनी चीजें हैं वो एक ही जैसे रहेगी। आम का भी ऐसा ही है। तो वंश के अनुसार चलना। मानव में यदि देखेंगे तो वंश के अनुसार आचरण नहीं है। उदाहरण के रूप में मानव का वंश क्या माने, यू कैन नॉट से कि कोई एक वंश, मानव में मूल वंश क्या क्या मानेंगे, जो रेसेस हैं, है ना। तो ह्यूमन रेस इज वन एंड देन देयर आर सब रेसेस। अभी जिसको रेस बोलते हैं हम यहाँ पर बोलेंगे मानव जाति एक है शरीर के अनुसार। तो ह्यूमन रेस एक ही है कंपेयर टू एनिमल। जैसे माने इसमें क्या है, जीवावस्था में देखेंगे तो लायन और टाइगर बिल्कुल भिन्न है ना, और वो मैंने हिरण से बिल्कुल भिन्न है, डियर से बिल्कुल भिन्न है। मानव में इस प्रकार का चेंजेस दिखता नहीं है, केवल सुपरफिशियल है ना। चेहरे के माने जो फॉर्म है, रूपात्मक है ना, आचरण गुण के रूप में नहीं है। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या एक समझदार व्यक्ति का बच्चा मूर्ख भी निकल सकता है, मूर्ख आदमी का बच्चा समझदार भी निकल सकता है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि विश्व में पैदा हुआ कहीं का एक व्यक्ति में किसी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो मनुष्य में यदि आचरण को देखेंगे तो ये संस्कार के अनुसार चलता है। संस्कार मतलब जीवन में जो स्वीकृतियां हैं उसके अनुरूप उसकी आचरण रहती है। तो एक ही घर में दो बच्चे होते हैं, दोनों में जो अंतर हमको दिखता है उसका कारण ही मूल संस्कार ही है, या मूल कारण। उसके बाद कुछ प्रभाव डिपेंडिंग ऑन कौन से एज में हम उसको देख रहे हैं, तो कुछ उसमें प्रभाव और इस टाइप प्रकार की चीजें रह सकती है, परंतु कोर में जो अनुषंगीयता है उसका ये मतलब है। तो मानव संस्कार अनुषंगी है, और संस्कार जो है जीवन में समझ के रूप में होता है, मन में भी होता है, वृत्ति में भी होता है, चित्त में भी होता है। तो किसी को इस पर कुछ बात करनी हो तो कर सकते हैं। एंड मीनवाइल आई विल जस्ट पुल अप द हिंदी नोट्स देखने के लिए कि कुछ उसमें छूट तो नहीं गया। तब तक आप लोग बताइए। ये अनुषंगीयता यहाँ पर है ना, हिंदी वाले इसमें पदार्थ अवस्था देखिए, पदार्थ अवस्था के लिए अनुषंगीयता परिणाम अनुषंगीयता है, और क्रिया जो है पहचानना निर्वाह करना है। कितना भी कॉम्प्लेक्स क्रिया हो पदार्थ अवस्था में वो पहचानना निर्वाह करना ही है। प्राण अवस्था में उसका वस्तु क्रिया है ना, स्वभाव और धर्म, और अनुषंगीयता बीज अनुषंगीयता है। ठीक, ये नोट्स आपको स्टूडेंट लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, वहां जाके शिविर नोट्स में ढूंढिए। अभी और लोगों का नहीं है नोट, जैसे जैसा अभी मेरा ही है, सो और भी लोग बनाएंगे तो आई कैन हैप्पीली होस्ट इट देयर।
जीवों में देखेंगे तो वंश के अनुसार चलना, मानव में वंश के अनुसार नहीं चलता है, संस्कार के अनुसार चलता है, उसमें मान्यता है ना। और जागृति में वो समझ, संस्कार जो है समझ का स्वरूप ले लेता है, उसकी निरंतरता बन जाती है। ये अनुषंगीयता पर बात हुई। इस पर किसी को कुछ रखना हो तो, या पूछना हो या कुछ शेयर करना तो रख सकते हैं। तो एक बेसिक जो प्रॉब्लम यहाँ पर दिखता है, आज का जो डिस्कोर्स है उसमें यह है कि, और हम लोग भी करते हैं कि ये जीवों को देखकर हम मानव पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं, है ना। या एक दूसरा जो एक बड़ा एरर करते हैं, हम पेड़ पौधे मतलब प्रकृति के अन्य अवस्थाओं को देखकर फिर हम मानव पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यूजुअली इंटरेस्टिंगली कोई पदार्थ को देखकर मानव पर निष्कर्ष नहीं निकलता है। फॉर एग्जाम्पल एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है ना, उसको देखकर नोबडी बिल्ट अ थियरी, सोशियोलॉजिकल थियरी या सोशल थियरी, कि आदमी के अंदर जब गर्मी होती है तो एक्सप्लोड होता है और है ना लावा निकलता है गुस्से के रूप में। एनालॉजी लोग लेते हैं बट इट इज नॉट टेकन सीरियसली। परंतु हम जैसे ही प्राण अवस्था में आते हैं तो उसमें डायनामिक्स होती है, उसको देखकर लोग बहुत सारी थियरी बना लेते हैं। जैसे आज ही एक मित्र आए थे तो वो शेयर कर रहे थे कि लोग मतलब कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि प्राण अवस्था में संघर्ष भी है और कोऑपरेशन सहकारिता भी है, इसीलिए मानव में भी संघर्ष भी है और सहकारिता भी है तथा दोनों को स्वीकारना चाहिए। इस पर थोड़ा सा हमने बात किया था दोपहर को चर्चा हमारे उसमें मीटिंग में, गोष्ठी में। और आगे जाके पशु मानव जीवों के आचरण को देखकर फिर मानव पर हम बहुत सारे निष्कर्ष बनाए। फिर ये भी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जो निष्कर्ष है, आई थिंक दे आर ऑल जस्ट थियरी, लॉजिकल कंक्लूजन्स, यू डोंट लिव लाइक दैट, है ना। ये भी ये हमको दर्शन में भी ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो भेद है, ये काम करेगा कि हमारे जो तार्किक निष्कर्ष हैं, जो जिसको हम बोलेंगे, जिसको लोग बोलते हैं ना माय फिलॉसफी, हाउ यू सी थिंग्स, उसके बारे में आपकी जो मान्यताएं हैं, उसका कितना भाग हमारे जीने में आता है, मुझे लगता है आंशिकता ही आता है। सो जो लोग चिंपैंजी या ओरांगुटान को पढ़ के वो अपने मैंने है ना वो कैसे जीता है उससे फिर मानव के बारे में कुछ कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, वो अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसा नहीं जीता होगा ओरांगुटान जैसा। आई डोंट थिंक ही अप्लाइज इट देयर। ठीक है, तो इसमें मानव में समानता का आधार दो बड़े बिंदु दिए हैं। मानव जाति एक है शरीर के आधार पर, है ना, शरीर परंपरा एक, शरीर रचना एक ही है, और मानव धर्म एक है ना, जीवन या समाज या समाधान के आधार पर। मानव स्वभाव भी एक है। तो ये मानव में अखंड मानव समाज, यूनिवर्सल ह्यूमननेस के लिए आधार बनता है। If somebody here has a time and interest, दोनों चाहिए, समय भी चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए, तो ये हिंदी नोट्स को ना वो इंग्लिश के बुक को देखकर थोड़ा अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। किसी को फुर्सत है तथा इंटरेस्ट यदि है, then contact me separately on the WhatsApp group। ये करना है, मेरे से नहीं बन पा रहा है अभी। भैया मैं ऑफर कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ 2 महीने का थोड़ा बिजी प्रोग्राम है मेरा, उसके बाद में आई कैन डू दिस ट्रांसलेशन, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपको रफ स्क्रिप्ट बना के भेज सकती हूँ, देन यू कैन चेक इट। नहीं आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं 2 महीने के बाद में मैं आपसे इस रेफरेंस वापस बात करती हूँ। जी ये क्या कुछ चीजें उसमें है चर्चा की, कुछ इसमें थी, तो आई हैव हैड टू स्विच बिटवीन बोथ द बुक्स। ये तो नोट्स है, वो तो बुक है। तो आप हिंदी से इंग्लिश में करना चाहते हैं या इंग्लिश टू हिंदी? बाद में बात कर लेंगे आप और मैं थोड़ा आराम से। हाँ ठीक है भैया, हाँ ओके ओके, हाँ ठीक। तो ये एक टेबल है जो हमने अपने चर्चा में उस समय नहीं लिया था, बट उसमें ब्रॉडली देखेंगे तो इस तरह जीव चेतना है, तो वेरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन इसके, और फाइनल एलिमेंट्स में हम जाएंगे। बट जो मेजर जो हमारे लिए जो चीजें हैं वो यहाँ पर है कि भ्रमित में हम स्वयं को शरीर मानते हुए भ्रमित अवस्था में
रूप और गुण के आधार पर ही हम व्यवहार, विचार, व्यवहार, व्यवसाय सारा कर लेते हैं, है ना। और जागृत स्थिति में न्याय, धर्म, सत्य या स्वभाव और धर्म को भी समझते हुए हम जीवन के आधार पर, है ना, हमारी दृष्टि, विचार, व्यवहार, ये सारी चीजें हो जाते हैं। तो हमारे लिए फिर जिसको बोलते हैं अभी कॉर्पोरेट भाषा में टेक अवे क्या है, ये सब चर्चा, ये जो प्रकृति में जो हमने रूप, गुण, स्वभाव, धर्म चारों अवस्था में देखा, अनुषंगीयता को देखा, व्हाट डू वी डू विद दिस, हम सुन तो लिए, है ना, करें क्या इसके साथ। तो उसका उत्तर इधर दिया है कि हमारी जो इनकम्प्लीटनेस है, हमारे समझने में अपूर्णता है, एंड वी विल रिकलेक्ट की जीवन क्रियाओं में हमने देखा कि 4.5 क्रिया ही सक्रिय है अभी। तो कोई वस्तु समझने के लिए शेष है जो इन अन्य 5 क्रियाओं या 5.5 क्रिया या कम से कम अन्य 1.5-2 क्रियाओं से समझना है हमको। वो वस्तु क्या है? स्वभाव धर्म। सो दिस इज द मिसिंग पार्ट ऑफ रियलिटी दैट आई एम नॉट एबल टू सी नाउ। ये हमारे लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमको वास्तविकता का कुछ ही पक्ष दिखता है, बाकी दिखता नहीं। बाकी के बारे में हमारे अंदर कल्पना है, जैसे मानव धर्म को लेकर कल्पना है, कितनी सारी कल्पना है ना। वर्ल्ड रिलीजन्स में पढ़िए, कल्पना ही कल्पना है, इज फुल ऑफ इमेजिनेशन एंड स्टोरीज, डिपेंडिंग ऑन आप क्या मानना चाहते हो, नहीं मानना चाहते हो, ऑल द वर्ल्ड रिलीजन्स, राइट। फिर मनुष्य के स्वभाव को भी लेकर कल्पना है, आर्यन रेस ऐसा होता है, ड्रेविडियन रेस ऐसा होता है, मंगोलियन रेस ऐसा होता है, काले ऐसे होते हैं, गोरे ऐसे होते हैं, है ना। एंड तर्क में विकसित हो गए, विज्ञान में विकसित हो गए, उसके बाद भी आप देखिए मनुष्य में ये दृष्टि नहीं बदल रही है जो वृत्ति की क्रिया है। तो हमको क्या समझना है? हमको स्वभाव और धर्म समझना है, साथ में सत्य को भी समझना है। इसीलिए न्याय, धर्म और सत्य हम आगे जब अध्ययन करेंगे तो स्वभाव, धर्म और न्याय, धर्म, सत्य में कोरिलेशन पर बातें करते रहेंगे आगे, ये तो लंबा चलेगा। If you stick around, then we'll be having this conversation for 10 to 12 years. है ना? तो ये थोड़ा बहुत ये न्याय, धर्म, सत्य पे थोड़ा सा बताइए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं थोड़ा एक बार, क्योंकि भैया ये न्याय हमने कितनी बार पढ़ा है, सुनते हैं, और इवन लेकिन फिर भी वो परस्पर संबंधों को आगे समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ अटक गया है ये। We had a friend who once asked नागराज जी, उनको बाबा जी बोलते हैं, तो उन्होंने कहा बाबा जी बोध को थोड़ा बता दीजिए। बोध को थोड़ा तो नागराज जी का उत्तर था, थोड़ा क्यों, पूरा ही बता देता हूँ। सुनो तो पूरा बता दे तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि ये न्याय भी हमने देखिए, न्याय पर चर्चा हम और डिटेल में करेंगे आगे, तो और लंबी खुलेगी। और यदि मैं स्वयं 24 घंटे न्याय संपन्न होता तो आपको न्याय मतलब कम्युनिक वो भी कर देता है ना, बट ऐसा नहीं है। बट न्याय को यदि हम बहुत मतलब सरल रूप में यदि रखने जाएंगे तो देखिए, परिभाषा है दो मानवों के बीच में, है ना, संबंध में रहने की जो संतुलन बिंदु है या पूरकता पूर्वक जो संतुलन बिंदु है, ये न्याय। ये परिभाषा ऐसा लिखा नहीं है, मैं उसका व्याख्या कर रहा हूँ। परिभाषा तो है कि संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्मम मूल्यांकन, उभय। इससे न्याय क्या है, इसका कुछ भास होता है ना। जैसे बच्चा है, हमने, फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं ना, उदाहरण लेते हैं, बच्चा है, उसका हम मैंने पहचानेंगे उसके साथ संबंध को, फिर हम एक दरवाजा बंद करो। तो संबंध को पहचान कर मूल्यों का निर्वाह करना, मोटा मोटी तो संबंध हर आदमी पहचान ही है। घर मध्य दर्शन बोलने के पहले भी माँ थी, बच्चा था, बाप था, बेटा था, सातों संबंध लगता है पहले से ही था, ऐसा कुछ पैदा करके रख दिया, ऐसा नहीं है। दिस ऑल्सो शोज कि वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि किसी को ऊपर से आके आवाज देना पड़ा, कम से कम इतना तो मिला, सो वी शुड बी हैप्पी फॉर इट। परंतु न्याय एक दृष्टि है, उस संबंध को देखने का एक विधि है, जहां पर हम जीवन मूलक विधि से
संबंध को देख पाते हैं, है ना। संबंध को देख पाने का मतलब है कि उस व्यक्ति को नहीं, उस संबंध को एक शाश्वत यथार्थ के रूप में, है ना, एक प्रयोजन के अर्थ में, एक दायित्व के रूप में हमारे अंदर वो स्वीकृति बन जाती है, तब हम कहेंगे कि हमारे में न्याय की दृष्टि है ना। तो न्याय का एक पक्ष है जो ज्ञान स्वरूप है, दूसरा है उसको क्रियान्वित करना, उसको व्यक्त कर पाना। ये दोनों ही तीन स्टेज में हम कर सकते हैं। एक न्याय का भास, मतलब न्याय को व्यक्त करना, न्याय को समझना। न्याय का आभास व्यक्त करना, समझ पाना। न्याय की प्रतीति, मैंने जो अभी बताया वो प्रतीति की बात बताई कि जीवन मूलक विधि से हमको न्याय की दृष्टि है ना। तो ये न्याय को इस अर्थ में देखना पड़ेगा। अभी हम जब न्याय कहते हैं तो केवल उसके क्रिया पक्ष को कहते हैं। तो किसी ने मेरे से ठीक से बात नहीं किया तो मैंने कहा अन्याय हो गया, ये क्रिया पक्ष है। हो सकता है उनका मुद्रा भंगिमा ठीक नहीं हो, उनका भाषा ठीक नहीं हो, टाइमिंग ठीक नहीं हो, आई डिडंट लाइक इट। ये शिष्टाचार तक सीमित है, ये सब शिष्ट मूल्य में आएगा। न्याय को मैं जी पा रहा हूं का मतलब है कि जितने भी संबंध है उसके संबंध स्वरूप को जीवन मूलक विधि से मैं देख पा रहा हूं, है ना। और उसमें निहित जो भी मूल्य है, जो भाव है, जिसको यहाँ मानवीय स्वभाव लिखा है, जैसे विश्वास है, सम्मान है, स्नेह है, ये मुझ में स्वीकार भी है और हर समय वैसे ही व्यक्त हो रहा है। तब जाके हम कहेंगे कि न्याय कर पा रहा है वो व्यक्ति, या मैं न्याय कर पाया। ये इसको हम प्रतीति मान सकते हैं। अभी जो लास्ट में जो कहा, उसके पहले उसका आभास और भास, उसका छोटा स्वरूप। वी कैन नॉट डू सो मच, वी डू लेस देन दैट, फिर वी कैन नॉट डू उससे कम। तो आप जो कह रहे हैं उसी का लक्षण है कि हमारे पास न्याय की कल्पना आ गई, न्याय की अपेक्षा आ गई कि मैं न्यायपूर्वक जीना चाहता हूं, परंतु जीने में आता नहीं, क्योंकि उसके मूल में उसकी समझ नहीं है। ठीक है दीदी, आपके लिए। ठीक है भैया। हाँ, तो ये हम भैया, हाँ हाँ अभी आप, हाँ एक पहले आपने टेबल जो बताया था ना, जीव चेतना मानव चेतना, उसमें यहाँ पे ऐसा लिखा है घटना संवेदना, और यहाँ पे नियम समझ। इसको थोड़ा सा बताएंगे भैया? हाँ, तो ये जीव चेतना विधि, इसको हमको टेबल को ये मानना चाहिए। परीक्षा शिविर के लिए थोड़ा सा लूज बनाते हैं, पर वो दिस इज जीव चेतना विधि, दिस इज मानव चेतना विधि, है ना। मानव चेतना प्रमाणित हो जाना इज अ वेरी बिग थिंग। उसको हम आगे, लाइक आई सेड, इफ यू स्टिक अराउंड, वील बी डिस्कसिंग दिस फॉर मे बी 5 to 10 years. बट जीव चेतना विधि में क्या हो रहा है, जब मेरे में प्रिय हित लाभ, देखिए बहुत सिंपल है वैसे देखे तो, और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है करने जाएंगे तो। मेरे में जो वृत्ति में जो दृष्टि है वो प्रिय हित लाभ की है। तो जब मेरे में दृष्टि प्रिय हित लाभ की है वृत्ति में, तो मेरे चित्त से जितना दिखता है वो भी लिमिटेड है ना, और मेरे मन से जितना आचरण हो सकता है वो भी लिमिटेड है। there's a limitation in my vision, मेरी स्वीकृति एंड मैं आचरण। मेरा विजन क्या है, पूरे दुनिया को मैं जो देख रहा हूं, खुद को, एवरीथिंग, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, मुझे जो दिखता है, विजन क्या दिखता है, एक आदमी है ऐसे दिखता है, उसने कुछ व्यवहार किया, उसको चोट लगी, उसको मार पड़ी, ये क्या हो गया, घटना। घटना मुझे दिखता है। तो मुझे जो दिख रहा है बाहर केवल घटनाएं दिख रही है। तो मैं देखता हूं कि एक सांप और मंगूस, है ना, मंगूस को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी बोलते हैं,
आप समझते हैं जो सांप, नेवला 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 नेवला, हाँ हाँ नेवला बोल, वो दोनों है ना, वो कर रहे हैं ना स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, या तो ये बचेगा या वो बचेगा। तो ये घटना दिखता मुझे, ये संवेदनशीलता से मैं देख रहा हूँ उसको। तो 4.5 क्रिया से जब हम दुनिया को समझते हैं या अप्रोच करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, तो हम संवेदनशीलता के आधार पर ही देख पाते हैं। तो मुझे एक घटना दिखी संवेदनशीलता के आधार पर, उससे मैंने एक निष्कर्ष बना लिया कि हाँ झगड़ा है ना। एक बहुत प्राकृतिक एग्जाम्पल है, सिंपल है। मानव चेतना विधि सीसी को जब देखेंगे, देखने के लिए हमारे में दृष्टि परिवर्तित होना पड़ेगा। क्योंकि रिमेंबर, इससे जो दिखता है ये गलत क्यों है? क्योंकि मूल में देखने की दृष्टि ही अपूर्ण है। वो दृष्टि जब मेरे में चेंज होती है ना, उसमें न्याय धर्म सत्य या धर्म वाली दृष्टि है ना, या सत्य नियम वाली दृष्टि जुड़ेगी, तो क्या दिखता है? हाँ ये झगड़ा अवश्य कर रहे हैं, परंतु ये उनका गुण है, ये उनका क्वालिटी है, वंशानुषंगीयता के कारण वैसा कर रहे हैं, परंतु मूल में उनका स्वभाव जो है वो अपने अपने स्वभाव में है, सारक मारकता में है। इसीलिए नियम के अनुसार ही ये नियम हुआ या समझ हुआ। बाहर घटना वही हो रही है, मेरी जो उसके प्रति मान्यता है वो बदल गई बेस्ड ऑन माय दृष्टि। वही चीज जब मेरे साथ, अब ये हो गया प्रकृति में जीवावस्था के साथ नियम है ना, वैसे ही प्राणावस्था के साथ नियम ले लीजिए। जैसे डार्विन का भी जो लिखते हैं, अब लॉट ऑफ पीपल टेक स्पेशली ये है ना इस प्रकार के सहअस्तित्ववादी व्यू में, आई एम सेइंग इस प्रकार के बिकॉज मेनी पीपल टॉक ऑफ दिस सो कॉल्ड सहअस्तित्ववादी व्यू, अभी मूल में उनके पास दर्शन नहीं रहता है, तो डार्विन के इसको काफी कचर कुचर करते हैं ना। बट when you actually see what he did, it was actually very good. उनके ऑब्जर्वेशंस बहुत सटीक हैं, उससे कुछ उनके जो कंक्लूजन्स हैं वो गलत हो गए, ऑफ कोर्स जीवन का कुछ अता पता था नहीं, बट एवोल्यूशन को बहुत अच्छे से समझा। तो प्राण अवस्था में किन्हीं चीजों के एवोल्यूशन तथा जीवों तक है ना, उसको करके उन्होंने कुछ घटनाओं को समझा, मूल में कुछ नियमों को समझा, बट ओवरऑल नियम उनसे छूट गया, तो दृष्टि या समझ में कमी पड़ गई। अब मेरे साथ जब वही घटना घटित होती है, मेरे सामने नेवला खड़ा हो जाता है, एक आदमी है ना नेवला के रूप में, तो मेरे अंदर प्रतिक्रिया ही बनेगी, बिकॉज मेरे से भी प्रतिक्रिया बनेगी और मेरे ऊपर भी जो व्यवहार हो रहा है उससे भी बनेगा, क्योंकि मेरा अधूरा है, प्रियहित लाभ दृष्टि है, तो मुझे केवल उसका शरीर, मेरा शरीर और उसका गुण और मेरा गुण इतना ही दिखता है। भाषा के रूप में मेरे पास रहेगा स्वभाव, धर्म, ये सारी चीजें, परंतु व्यवहार के समय रूप गुण ही दिखता है। इफेक्टिव जो मेरे अंदर है समझ, वो रूप गुण तक सीमित है। सो मुझे फिर घटनाएं ही याद रहती है और घटनाओं से ही मैं पीड़ित होता हूँ। इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसको ऐसा बोलना नहीं था, उसको ऐसा नहीं बोलना था। जबकि मैं यदि न्याय धर्म सत्य दृष्टि सहित यदि उस व्यवहार को देखने जाता हूं तो संपूर्णता दिखती है। तो उसमें सही वाला पक्ष मेरे अंदर स्वीकार रहता है नियम के रूप में, और गलत वाला पक्ष उस व्यक्ति में जो है उसको मैं झेलने की उसमें आ जाता हूं। तो मुझ में फिर जिम्मेदारी आ जाती है, इसमें प्रतिक्रिया हुआ, रिएक्शन हुआ, इसमें ये जिम्मेदारी धीरता बेसिकली है ना। मतलब उसमें क्या है, वो व्यक्ति में प्रॉब्लम है तो मेरे अंदर इश्यू आ गई, अब मतलब मेरे अंदर प्रतिक्रिया हो गई। अब उल्टा है कि मेरे अंदर यदि नियम का समझ है तो उसको पचाने की भी क्षमता मुझ में आ जाती है। सो आई बिकम एन ऑब्जर्वर। इसका नाम है धीरता। धीरता इज एबिलिटी टू ऑब्जर्व व्यवहार में। इजियर सेड देन डन, है ना। इसका मतलब ये हुआ भैया कि जो भी दैनिक घटनाएं जो हमारे साथ घटती हैं, अगर हमें उन्हें मानव चेतना से सॉल्व करें तो नियम समझ में आएगा, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी उसको सॉल्व करने की और उसको टेक करने की, and that will be easy for us. I mean, we will be हम स्वतंत्र हो जाएंगे ना, उस बजाय उसे दोषारोपण करने के अपने अंदर समझाने की कोशिश से अपने पे जिम्मेदारी लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो प्राइमरी जिम्मेदारी है कि उसको अभी वो आवेशित है तो उसको माने उसके आवेश में हम बढ़ावा ना दे। बट लाइक आई सेड, इजियर सेड देन डन। जब हमारे ऊपर आक्रमण, जब विरोध का एग्जांपल लिया था, हमारे ऊपर जब आक्रमण होता है ना, कई विधि से, मानसिक होता है, कार्य के रूप में होता है। देखिए शारीरिक आक्रमण एक चीज है, कोई पीट दिया तो पीपल विल फाइट लाइक डॉग्स, है ना।
आजकल मनुष्यों में हाथापाई कम हो गई है। 500,000 वर्ष पहले मैं मानता हूं अधिक होता होगा, अभी बहुत कम हो गया है, और विकास के प्रारंभिक चरणों में होता है मनुष्य में। पूरे विश्व में आप देखिए, किसी भी देश में एक पर्टिकुलर रेंज, आई विल नॉट कॉल इट सेक्शन एंड ऑल दैट बिकॉज वो थोड़ा सा बायस जैसे लगेगा, एक पर्टिकुलर रेंज या रीजन ऑफ पीपल, रीजन मतलब काइंड, टाइप ऑफ पीपल में हाथ पैर से झगड़ा होता है, आक्रमण। जो थोड़ा ऊपर हो जाता है वो मुंह से करता है आक्रमण, उसके ऊपर होता है लॉजिक से करता है आक्रमण। जैसे जैसे विकसित होते जाएंगे बौद्धिक लड़ाइयां होती जाएंगी। वही है लॉयर जो वो मूल प्रवृत्ति है ना भैया, लड़ना तो हाथ से लड़ना मूल प्रवृत्ति में है। तो ये घटना के अनुरूप जीना, तो फिर हमारे एक्चुअली ये इसमें और डिटेल में, ये तो संबंध के अर्थ में लिया, बट हम फिर अपनी उपलब्धियों को भी इसी में देखते हैं घटना के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा उद्देश्य है कि मैं शिविर लूं और मैंने सक्सेसफुली शिविर लिया, ये घटना हो गई, ये मेरे सुख का स्रोत हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि शिविर होगा नहीं होगा उससे हम, है ना, एक ही जैसे बने रहेंगे, तृप्ति तो होगी ही, परंतु वो हमारा मूल उद्देश्य बन जाता है। जो घटना है ये एक भौतिक परिणाम है एक्चुअली, है ना, आउटकम। जबकि हम जो आउटकम चाहते हैं अभी, परिणाम के अर्थ में नहीं चाहते, हम श्रम के विश्राम के अर्थ में चाहते हैं, है ना। हम आगे देखेंगे उसको यहाँ पर, श्रम गति परिणाम के अर्थ में। अभी नाउ द थिंग इज, इसको बिना ये, अभी कितने लोग हैं अपने साथ जिन्होंने एक भी शिविर नहीं किया? आई डोंट थिंक वी हैव एनीबॉडी लाइक दैट, नो। अभी अपने साथ सबने किया ही एक तो ठीक है, इसको ब्रीफ में कर लेता हूं मैं, है ना, नहीं तो ऐसे बोल दीजिए भैया, आप ब्रीफ में इसको लेक्चर से बोल दीजिए। ब्रीफ से कर लेंगे। तो बहुत मोटे रूप में यदि देखेंगे तो अभी तक हमने जो भी चर्चाएं की, जिन चीजों का रूप है ना, जिसको हम इकाई या यूनिट्स बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा की, चाहे वो मानव हो, जीव हो, पेड़ पौधे हो, और है ना, मिट्टी पत्थर मणि धातु, ये सारी चीजें हो। हम इसके अलावा भी एक वास्तविकता है जिसका कोई रूप या क्रिया वैसा नहीं है, परंतु वो होने के रूप में है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सारे स्क्रीन को देख रहे हो, तो आपके नाक का टिप तथा स्क्रीन के शुरुआत के बीच में जो खाली जगह है ना, इसको भी हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये भी अस्तित्व का एक भाग है ना। एंड बोलचाल के भाषा में हम इसको आज के दिन स्पेस या आकाश बोलते हैं, एंड बोलचाल के भाषा में जैसे आउटर स्पेस है ना, जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मैंने जिक्र किया है इस पुस्तक में, है ना, कि जैसे धरती तथा चांद के बीच में जो खाली स्थान है, चांद और उसके पीछे जो खाली स्थान है, और ऐसे सोचते जाएंगे तो हमको दिखता है कि ये जो खाली स्थान है केवल बाहर नहीं है, इधर भी है। इनफैक्ट मैं और आप अलग इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि हमारे बीच में ये खाली स्थान है, नहीं तो मैं और आप अलग ही नहीं होते। ये आपकी दो उंगलियां, आप इसीलिए बता पाते हो ये उंगली इससे अलग है क्योंकि ये दोनों सेपरेबल है। सेपरेबल है मतलब इनके बीच की जगह बढ़ गई। ये जो चिपका है ना, जगह नहीं है, जगह बढ़ाना पड़ता है, यू नो, even though it is joint, you know they are separate because there is still some space left, है ना, कुछ थोड़ी सी जगह बची। ठीक, इसको, इस उंगली को देखेंगे हम बोलेंगे एक ही उंगली है, there is no space, बट ये भी एक के रूप में इसीलिए पहचान में आता है क्योंकि इसके सभी और शून्य है, नहीं तो ये भी एक के रूप में नहीं पहचान सकते आप। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी क्रिया, किसी भी रूप को पहचानने के लिए कहीं ना कहीं उसको अंत होना पड़ेगा। To identify anything as one object, it has to end somewhere. ये मेरा सर है, you say it is my head because it ends somewhere, है ना। ये कहीं यदि खत्म ही नहीं होता है तो आप बोल ही नहीं सकते कि ये सर है, क्योंकि दिखेगा ही नहीं कहाँ खत्म हो रहा है। तो कोई भी चीज या इकाई, यूनिट, एक्टिविटी, है ना, थिंग जिसको हम बोलते हैं,
ये कहीं खत्म होती है, उसका जो एक्सपांस है कहीं खत्म होती है। और खत्म होती है कैसा पता चलता है? क्योंकि वहां एम्प्टीनेस होती है, देयर इज अ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दैट थिंग हियर। जैसे ये मेरा उंगली है, यहां पर मैं उंगली डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पर इट डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पर इट डज नॉट, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी। तो नेगेटिव के अर्थ में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ सारी जगह, यहाँ उंगली नहीं है, वो पूरा खाली स्थान है। खाली स्थान क्या है? उंगली नहीं है ना, इकाई नहीं है। सिमिलरली माई हेड इज बाउंडेड बाय द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ माई हेड। ये जो शेप है सर का, जहां खत्म हुआ कान से लेकर ऐसे गोल, यहां पर कोई इकाई नहीं है, तो इसको हम कहते हैं खाली स्थान, है ना, या एम्प्टी स्पेस। तो हम इस एम्प्टी स्पेस या शून्य भी नाम है इसका, शून्यता, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड संस्कृत में, जिसके लिए शायद इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है, एम्प्टीनेस बोल सकते हैं, है ना, बट एम्प्टीनेस थोड़ा एम्प्टी शब्द है शून्य के लिए। ठीक, तो शून्य जो शब्द है, उससे जो इंगित वस्तु है उसको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अस्तित्व, अस्ति और त्व दो शब्दों से बना है। अस्ति का मतलब होना, त्व का मतलब उसकी मूलभूत स्वरूप, है ना, उसकी फंडामेंटल जो क्वालिटी है वो त्व है। जैसे लोहत्व कहते हैं, तो लोहे के क्वालिटी से भरा हुआ वो लोहत्व है या मानवत्व है। तो जो फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब होने का मूलभूत जो स्वरूप है, उसको हम समझना चाहते हैं। ठीक, और ये हमारे शिविर के क्रम में कहाँ आ रहा है? हमने देखा था एकदम प्रारंभिक क्रम में कि हम ये जीने के जो चार आयाम थे, भौतिक, है ना, व्यवहारिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल भी समझना चाहते हैं। तो जो भी वस्तुएं हैं उनका मूल स्वरूप को भी मैं समझना चाह रहा हूं। तो प्रकृति को तो समझ लिया, उसके अलावा जो वस्तु है वो ये शून्य है, इसीलिए मैं उसको समझूंगा। तो ये एक बेसिक भेद हमको दिखता है इन दोनों में, है ना, इकाई और व्यापक में। तो इसमें यदि आएंगे तो हम इस वाले इसमें, तो ये अस्ति और त्व, है ना, तो यहाँ पर दो कॉलम है, एक इकाई है, दूसरा खाली स्थान है। तो हम देखते हैं कि मूल में यही चीजें हैं। तो इफ यू लुक एट द गैलेक्सीज, यू विल फाइंड दैट देयर आर प्लैनेट्स एंड देयर इज दिस वास्ट एम्प्टीनेस। और यहाँ पर भी हम जो चार अवस्था के रूप में, और हमारे भाई बहन, चाचा भांजा, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सारे बेसिकली इकाइयां हैं, और इनके बीच में खाली स्थान है जिसको हम व्यापक कह रहे हैं। ठीक, तो इकाई को हम कैसे पहचानते हैं? क्योंकि ये सीमित है। जैसे मैंने कहा, माय हेड इज बाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, है ना, तो ये सीमित है। और ये जो खाली स्थान है, इसको हम देखते हैं ये असीम है, कहीं खत्म नहीं होता। यू कांट से कि स्पेस कहीं खत्म हो रहा है। एंड नाउ वी विल नॉट, मतलब यहाँ दर्शन जो कह रहा है उस पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें अभी आधुनिक विज्ञान का जो मान्यता है या स्वीकृति है, उसमें जाएंगे तो हमको लिमिटेशंस उसमें दिखेंगी, क्योंकि स्पेस एक्सपैंड भी हो रहा है और, है ना, बहुत सारी चीजें हो रही है। इसके लिए फिजिक्स के अनुरूप कुछ उत्तर हैं, बट उसको बाद में हम कंपैरेटिव स्टडी में हम ले सकते हैं। अभी दर्शन जो बोल रहा है उसको यदि हम देखेंगे, तो ये धरती को भी देखते हैं तो अंतरिक्ष में घूम रहा है ना, इट इज इन दिस स्पेस। द इंटरेस्टिंग थिंग इज, इस अंतरिक्ष को कोई बनाता नहीं है। तो ये जो शून्य है इसको भी कोई नहीं बना रहा है, एंड ऑफ कोर्स धरती को भी कोई नहीं बना रहा है। पहले लोग मानते थे कि कोई एक श्रेष्ठ रचनाकार है, उसने धरती वर्ती को बनाई, बट यदि हम इसको कल्पना करके देखेंगे, इट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क, है ना, टू ब्रिंग टुगेदर पीसेस एंड मेक द प्लैनेट एंड, यू नो, कीप इट स्पिनिंग। तो किसी को ऐसा लगता हो तो उस पर भी बात कर सकते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, हम लोग, मैं बहुत 2012 में, when this note was written, मैंने कानपुर में एक शिविर लिया था। उसमें एक लड़की थी, 10-12 ही लोग थे शिविर में, परिचय शिविर। वो लड़की आई थी, उसने MSc किया था स्टैटिस्टिक्स में। तो ये
शिविर का ये वाला भाग अंत में ही होता है यूजुअली, थोड़ा हैवी है तो लोग इसको लास्ट में करते हैं। इसको यू कैन इवन स्टार्ट द शिविर विद दिस, बट थोड़ा सा इट विल बिकम हैवी, है ना, तो यूजुअली इट इज केप्ट फॉर द एंड। तो मैं उसी परंपरा को फॉलो करते हुए उसको एंड में रखा हूं इधर। तो जब मैंने पूछा कि धरती किस चीज पर घूम रही है, टू गिव द नोशन ऑफ स्पेस या एम्प्टीनेस, तो उसका हाथ ऊपर गया, उसने कहा शेषनाग के सर पे है धरती, है ना। She was a 22-year-old girl, I think, 22 years old, yeah. तो वो सीरियसली she believed that the earth was on the top of the शेषनाग, है ना, जैसे कथाओं में कहा है। तो मैंने कहा यहाँ आ जाइए, आप ड्रॉ कीजिए। So she drew the शेषनाग and she drew the earth on top of it, है ना, धरती है। तो मैंने पूछा धरती घूमती है? बोला हाँ बिल्कुल घूमती है। तो मैंने कहा ये बताओ, ये जब धरती घूमती है उसके साथ ये शेषनाग भी घूमता है कि वो वहीं रहता है ना। दिस इज द शेषनाग एंड धरती, उसके ऊपर धरती तो घूम रही है, तो शेषनाग को भी घूमना पड़ेगा। तो उसने कहा बात तो सही है। तो मैंने कहा तुमको लगता है घूमता वो भी? बोलती पता नहीं। तो मैंने पूछा कि वो यदि शेषनाग भी घूमता क्या उसको चक्कर नहीं आएगा? तो बोलती बात तो सही है, चक्कर तो आना चाहिए। फिर उसने कहा नहीं नहीं, शेषनाग नहीं घूमता है। मैं बोला नहीं घूमता मतलब वहीं पर है, मतलब धरती घूमती है, फिर शेषनाग के सर के ऊपर आता है, फिर शेषनाग के सर के ऊपर आता है, तो उसका मुंडी घिसना चाहिए था, है ना, सर उसका। तो ऐसी बात हुई। तो ये बहुत आश्चर्यजनक चीज है कि मानव इन चीजों के प्रति इतना मान्यता बना के रखा है अभी भी इस धरती पर। जो हमने जो वाक्य कहा इकाई है और व्यापक है, और व्यापक, इसके लिए व्यापक शब्द प्रयोग किया है शून्य को, क्योंकि ये सर्वथा व्याप्त है, एक्सपेंसिव, इट डजंट एंड एनीवेयर, है ना। एंड इकाई को हम उसके सीमित आकृति है, मीसो रूप एंड गुण ब्रीफली सीमित आकृति के कारण पहचानते हैं। इकाई और व्यापक के अलावा इस पूरे अस्तित्व में और कोई भी वस्तु नहीं है, एंड देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ दिस दैट इज क्रिएटिंग दिस, है ना। इसके बाहर कोई वास्तविकता है जो इस व्यापक को बना रही है या इकाइयों का रचना कर रही है, ऐसा नहीं है। आज भी इस धरती पर यदि हम बाहर जाके इसको रोड पे बोल देंगे तो दंगा हो जाएगा। नहीं, you can get beaten up for saying this, that nothing created space. In a place like India, it is fully possible, entirely possible. वेस्ट में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोग इरिलीजियस हो गए। इरिलीजियस का मतलब कोई एक सर्वशक्तिशाली ताकत है जिसने दुनिया को बनाया, जिसको गॉड, different religions have different words, some words are dangerous to utter, so I will not utter them. Recently some people got cut, one fellow got cut because he put something on Twitter, and so this is all very dangerous territory to be treading on publicly. इवन भारत में भी पहले चारवाक थे, उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार नहीं किया। फिर बुद्धिज्म भी नहीं मानते थे। भगवान बुद्ध को जब भी पूछते थे ईश्वर, आकाश या मोक्ष, तो वो चुप हो जाते थे। मोक्ष पे तो फिर भी बोला है उन्होंने, लेकिन जन्म मरण भगवान पे तो उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं, और वो चुप हो जाते थे। हमारे यहाँ पर भी काफी परंपरा में काफी ऐसे हैं जिन्होंने कि ईश्वर पे बिल्कुल बात नहीं करी है और ना अस्तित्व पे कोई बात करी है। दर्शनों ने तो बात नहीं की, ईश्वर की चर्चा वेदों में है। हमारे यहाँ मतलब यदि भारत को मानेंगे, और वैसे बुद्धिज्म, बहुत बुद्ध भी भारतीय भी ही थे, यही इसी क्षेत्र के थे। वेदों में तो ईश्वर की चर्चा है। षड दर्शनों में उत्तर मीमांस में है ना, पूर्व मीमांस में, उत्तर मीमांस में नहीं है। उसमें कर्म कांड पर जोर दिया। सांख्य में नहीं है चर्चा ईश्वर की, और परंतु योग दर्शन में है, बट दैट इज ऑल, है ना। योग, उसमें फिर ईश्वर का तात्पर्य क्या है वो सब में हम चले जाएंगे। बट कुल मिलाकर यहाँ पर ये वाला बात मैं ये करना चाह रहा था कि ये मतलब दिखने के रूप में दो शब्द हैं, बट इसका जो तात्पर्य है, इसकी जो इम्प्लीकेशन, इट इज वेरी ह्यूज। रिलीजन के जड़ में जाके ये छूता है ना, कि इकाई और व्यापक के अलावा और कुछ भी नहीं है। देखिए, केवल इकाई को मानना भौतिकवादी दृष्टि मानता है कि जो दिखता है वही होता है। ये चारवाक है,
चार्वाक इज नथिंग बट अ मटेरियलिस्ट, है ना। केवल व्यापक है ये आध्यात्मवादी, इज अ स्पिरिचुअलिस्ट, कि संसार माया है, इकाई माया है, केवल ये है, ये स्पिरिचुअलिस्ट है। सहअस्तित्ववाद ये कह रहा है कि ये दोनों है ना, और दोनों को बनाने वाला कोई नहीं है। सो देयर इज नथिंग एक्सटर्नल टू दिस दैट इज कॉजिंग दीज टू। ये हमारे लिए मुख्य मुद्दा है। आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा सुने ही है इसको, या काफी सुने होंगे। सो विल प्रोसीड। दूसरा, ये जो सीमित वस्तु है जिसको हम इकाई कह रहे हैं, इसको हम कैसे पहचानते हैं? इसकी क्रियाशीलता से पहचानते हैं। जैसे मैं एक क्रिया हूं, मैं जब बोल रहा हूं तब भी क्रिया हूं, जब नहीं बोल रहा हूं तब भी मैं क्रियाशील हूं, है ना। परंतु मेरे और आपके बीच जो खाली स्थली है, ये नहीं बोलता है, ये क्रिया शून्य है, तो इसीलिए इसको शून्य भी नाम दिया है। ठीक है, तो दिस इज क्रिया शून्य। एंड हम ये बोल सकते हैं कि इसके मूल में जैसे मेरे और स्क्रीन के बीच में, या मैं पूना में बैठा हूं, आप मान लीजिए सूरत में बैठे हैं, तो हमारे बीच में जो खाली स्थली है, इसमें हवा के कण है। उन हवा के कणों के बीच में जो स्थली है वो भी शून्य ही है। तो परमाणु को भी हम सोचें या कल्पना करें तो परमाणु भी एक ठोस वस्तु नहीं है, जो अभी वैज्ञानिक मॉडल से काफी स्पष्ट भी है, बट हम कल्पना भी कर सकते हैं विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ द वैज्ञानिक मॉडल, कि मध्य में शून्य ही है ना, 99% स्पेस, ऐसा भाषा यूज करते हैं इन लेमैन फिजिक्स। बट द ब्यूटी ऑफ दिस इज, कोई भी वस्तु होने के लिए स्पेस होना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉटल की कैप है ना, वी रिकॉग्नाइज इट एज अ कैप। कैप दिख रहा है आपको? ब्लर हो जा रहा है ये। वी रिकॉग्नाइज इट एज अ कैप, है ना, बिकॉज इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। तो यदि शून्य होता ही नहीं तो इकाई भी नहीं हो सकती थी, बिकॉज उस इकाई की जो एक्सपेंस है उसके लिए कोई जगह चाहिए ना। दिस जगह इटसेल्फ इज स्पेस। सो प्लेस ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट इटसेल्फ इज स्पेस। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या होगा? जैसे मेरा सर जिस प्लेस, जिस जगह पर है, दैट इटसेल्फ इज स्पेस। सो माय हेड इज ऑक्यूपाइंग स्पेस। सो व्हेन आई मूव माय हेड, ओनली द हेड मूव्स। यहाँ जो स्पेस थी वो वैसी ही है, वो नहीं हिल रही है ना। जैसे मेरी उंगली है, माय फिस्ट, इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। तो इतने रीजन में है ये रीजन इटसेल्फ इज स्पेस। ऐसा नहीं कि इसमें स्पेस नहीं है। सो वी से स्पेस इज परमिएटिंग, मतलब ये पारगामी है। बहुत सिंपल है ये समझने को। ऐसे इसको मैं हटा दूं तो वो स्पेस वहीं बनी रही। सो स्पेस इज नॉट डिस्प्लेस्ड बाय यूनिट, है ना। यूनिट स्पेस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मेरी हाथ यहां से ऐसे नहीं कि स्पेस को धक्का दे रही, इट इज जस्ट ऑक्यूपाइंग, इट्स प्रेजेंट देयर। And now it is not present in this region, but it is present here. So it is still in space. Now it is present here, now it is present. कहीं भी जाएगा, it cannot be taken out of space. तो हमको दो चीजें समझ में आती है कि यूनिट स्पेस को डिस्प्ले नहीं कर सकती, मतलब डिस्प्लेस नहीं कर सकती। दूसरा, यूनिट या इकाई या क्रिया व्यापक से या शून्य से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि जहां भी ले जाओगे वो जगह अपने में खाली स्थान या शून्य ही है। दूसरा, तीसरा, ये उसमें पारगामी है ना, यानी जहां पर है वहां पर भी ये शून्य है। ठीक, और ये उसको सभी ओर से घेरा हुआ है, ये भी हमको समझ में आता है। ठीक, तो ये दूसरी बात आ गई। यहां तक किसी को कोई शंका? इस टेबल को कर लेते हैं, देन हम पुनः उस बुक को कर लेंगे, या पहले इस वाले चैप्टर को हिंदी नोट से कर लेंगे, फिर इंग्लिश वाले में जाकर देखेंगे। उसमें बहुत सारा राम कथा है, बिकॉज रिटर्न रूप में किसी को समझाना ये सब तो बहुत सारा लिखना पड़ता है ना। वो भी एकेडमिक बुक के रूप में लिखा है, तो फिर और भी उसमें समय देना पड़ता है। कर्म दर्शन में भैया सेकंड पार्ट पूरा यही है ना, अस्तित्व दर्शन पूरा आधे बुक किसी तरह से है। मैं एक बात पूछूं, बड़ा क्वेश्चन, आपको शायद ऐसा लगे कि ये जीवन जागृति क्रम ये सब हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और समझना भी है, लेकिन हमने इसमें इतना ज्यादा मतलब फिजिक्स तो क्यों, अस्तित्व दर्शन में इतना ज्यादा, उसको कोई खास वजह क्यों समझना है? मतलब मैं थोड़ा बहुत बेसिक तो हमें समझ में आ रहा है और समझ रहे हैं, लेकिन ये काफी डिटेल में है ना भैया। इट्स इन क्वाइट डिटेल। जो पूरी कर्म दर्शन की आधी से ज्यादा बुक तो अस्तित्व दर्शन ही है।
नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। उसको आगे जैसे हम समझेंगे हम देखेंगे कि अस्तित्व दर्शन का क्या खास वजह क्या हो सकती जो हमें इसको इतना क्यों समझना। मैं जरा ऐसे एक मेरी इच्छा मतलब क्यूरियोसिटी सी है। नहीं, अस्तित्व दर्शन का कुछ भाग हमारे जीवन जागृति या जीवन को समझने के लिए आवश्यक है, और कुछ भाग मैंने प्रकृति में ही जो भी घटना घट रही है उसके मूल सिद्धांतों को समझने के लिए आवश्यक है ना। तो आप जो कह रहे हैं उसका उत्तर ऐसा बनेगा कि जीवन जागृति से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, और आगे जाके श्रम, गति और परिणाम का सिद्धांत मिलेगा हमको, अभी भी मिलेगा, आगे भी हम पुस्तकों में भी देखेंगे उसको। तो वो सब समझे बिना चैतन्य इकाई के होने के मूल में जो कारण है ना, तर्क के रूप में, वो भी हमको स्पष्ट नहीं होगा। और जीवन क्रियाओं में जो सक्रियता है वो ऊर्जा संपन्नता के बिना क्लियर नहीं होता है। तथा मुझे ये भी लगता है कि ये सब चीजें जैसे जैसे हमारे स्वीकृति में बनता है, चित्रण में, तो वैसे वैसे हमारा संसार के प्रति दृष्टि, संबंधों के प्रति दृष्टि में भी परिवर्तन होता है, और हमारे जीवन को जीने का जो दृष्टि है उसको भी लेकर परिवर्तन होता है, फॉर द सिंपल रीजन दैट नाउ यू कैन सी द लार्जर पिक्चर, है ना, एंड दिस इज द लार्जेस्ट पिक्चर पॉसिबल। ये सबसे बड़ा पिक्चर है, इससे बड़ा चित्र हो ही नहीं सकता। इकाई और व्यापक से बड़ा चित्र कुछ होता ही नहीं, है ना। इसके मैंने सूक्ष्मता के अर्थ में, लार्ज का मतलब तात्विकता के रूप में, इससे सूक्ष्म तात्विकता नहीं होती है, या इससे बड़ा पिक्चर नहीं होता है। ये बड़ा पिक्चर ग्रहण होने से हमारा जीवन जागृति के ओर ध्यान जाना तथा व्यवहार के नियमों के प्रति ध्यान जाना और सुलभ हो जाता है। मेरे अनुसार इसका ये कारण है। बाकी जैसे विद्युत, ताप, ध्वनि, ये सब बाद में भी समझा जा सकता है। दे आर नॉट फुली एसेंशियल अस्तित्व दर्शन को मतलब समेटने के लिए। जैसे लाइट है, प्रकाश है ना, उसको समझना, दे आर नॉट फुली एसेंशियल। ठीक है भैया, थैंक यू। आपका जवाब काफी सेटिस्फाइंग है। थैंक यू। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। दर्शन हमको बहुत बड़ी चित्र, है ना, जैसे अखंड समाज हम आगे देखेंगे, सार्वभौम व्यवस्था हमने देखा, विश्व परिवार, ये सब की कंसेप्ट देता है। दीज आर वेरी बिग पिक्चर्स। तो उसमें हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स काफी सेटल हो जाती है ना, एटलीस्ट फॉर दैट टाइम भी। अभी भी देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे अमेरिका में रेसिज्म की चर्चा अभी भी चल रही है, पहले भी चल रही थी। उसके मूल में देखिए प्रॉब्लम क्या है। वी आर नॉट एबल टू सी द लार्जर पिक्चर, है ना। हमारा व्यक्ति का जो इवैल्यूएशन है, इट इज ओनली स्किन डीप। स्किन के कलर तक हमारा व्यक्ति का इवैल्यूएशन खत्म हो जा रहा है। हम उसके शरीर के ऑर्गन्स तक भी नहीं पहुंच पा रहे। द लार्जर पिक्चर इज हिज बॉडी कंस्ट्रक्शन इज द सेम एज योर्स, ओनली द कलर ऑफ द स्किन इज डिफरेंट। उससे लार्जर है कि भाई उसमें सुख दुख और गुण फीलिंग्स वही है। उससे भी लार्जर पिक्चर, यदि धार्मिक विधि से भी लेंगे, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड। और लार्जर पिक्चर का आदमी भूल जाता है, उस समय उसको दिखता नहीं है। पूरा वर्ल्ड वॉर 2 क्रिश्चियंस के बीच में था झगड़ा, केंद्र में जुडाइज्म था। उसके बाद एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन को मार रहा था, है ना। धर्म सबसे बड़ी पिक्चर है, सबको यूनाइट होना था, तो धर्म के आधार पर यूनाइट नहीं हो पाए। रशिया, अमेरिका, फ्रांस और मैंने इंग्लैंड मिलके जर्मनी और आई थिंक ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट झगड़ा किए, और उसमें जापान भी कूद गया, जिसको क्रिश्चियनिटी से कोई मतलब नहीं है। So it was not a religious war, right? So the picture you see at that time is what makes your world. ये बहुत पावरफुल है। How much can you see? अभी देखिए पूरे विश्व में जो झगड़ा है, क्योंकि हम धर्म और इन चीजों के बारे में बात, मानव धर्म की बात की। अभी ये सब अस्तित्व का धर्म है,
ये जो है पूरा सहअस्तित्व धर्म है, ये इकाई और व्यापक, राइट। ऐसा लगता है कि इस्लाम और बाकी रिलीजन्स के बीच में झगड़ा है, मतलब प्रोजेक्शन ऐसा है, हो भी ऐसे ही रहा है कई जगह, राइट। बट इफ यू स्क्रैच द सरफेस यू विल फाइंड इट इज स्किन डीप। वो फिर अंदर ही झगड़ा, अंदर ही झगड़ा, अंदर ही झगड़ा है। कुछ थ्रेड्स तो हैं। सो डिपेंडिंग ऑन आपको कितना बड़ा पिक्चर दिखता है उसके अनुसार आपकी दुनिया है, आपको पूरा व्यवहार। मानव मानव के बीच संबंध में भी यही काम करता है। जैसे हमको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, झगड़ा हो रहा है, वो उतने समय के लिए हम उससे उस छोटे पिक्चर में लॉक हो जाते हैं। वो जो बड़ा पिक्चर है कि वो जागृति क्रम में है, उसके मूल में संबंध है, उसका मूल्य है, वो सब हम भूल जाते हैं। इट गोज आउट द विंडो। भूल जाते हैं मतलब हमारे ध्यान नहीं रहता है ना अभी। तो अस्तित्व दर्शन का जो सबसे बड़ा पिक्चर है वो देने से हमको ये हमारे अंदर ये दृष्टि विकसित होने में ये मदद करता है। तो ऊर्जा संपन्नता और ये सारी चीजें। कर्म दर्शन जो आप कह रहे हैं पार्ट 3, इट इज कॉल्ड सहअस्तित्वादि विज्ञान। तो बीच में पहले सहअस्तित्वादि विज्ञान बोल के एक बुक अभी पीडीएफ मैंने भेजा था, वो एक बाबा जी का एक लेक्चर था, वो हुआ है, उसको भी हम लोग करेंगे, देन वी स्लोली रीच दोस प्लेसेस, है ना। आपके कहने से एक बात ये भी समझ में आ रही भैया कि आगे जाके वो सार्वभौमिक अखंड समाज की बात है तो फिर वो तो पूरा अस्तित्व समझने से ही आएगी, मतलब उसकी कल्पना इसी से ही फिर होगी आगे। जैसे अभी आप बता रहे हैं उसी बात समझ में आ रही है कि आगे जैसे वो सार्वभौमिक मानव चेतना और सार्वभौमिक अखंड समाज की जो कल्पना है वो फिर इसी से हमको समझ में आएगी जी उसी का आभास होगा फिर आगे। बिल्कुल। तो फिर हम ये भी देखते हैं कि जो क्रियाएं हैं ये नियंत्रित है, ये भी बहुत सरल रूप से हम समझ सकते हैं। अभी भी हम पदार्थ प्राण तथा जीव अवस्था को इसीलिए पहचान भी पाते हैं क्योंकि ये नियंत्रित है। अनियंत्रित क्रिया व्याख्यायित नहीं होती, समझ में नहीं आता है। और क्रियाएं जैसे अभी भी बात हुई थी कि इस शून्य में रहते हुए नियंत्रित है, तो इनको नियंत्रण यहाँ रहते हुए उपलब्ध है, ये नियंत्रण करता नहीं है। तो व्यापक वस्तु करता नहीं है, इसमें कर्ता पद नहीं, इट्स नॉट अ डूअर, है ना। इट इज इट, वो कुछ करता नहीं है। फिर प्रत्येक क्रिया एक दूसरे के लिए परस्पर पूरक है ना। तभी हम देखते हैं कि पदार्थ अवस्था भी पूरक है, प्राण अवस्था भी है, जीव अवस्था भी है। मानव को पूरक होना है कुछ हद तक, अभी मानव पूरक है ही, लोग मदद करते हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं है कि शून्य है। वी आर नॉट ऑल फाइटिंग ऑल द टाइम, है ना। तो मोटा मोटी थिंग्स आर फाइन बट इट्स नॉट सफिशिएंट एंड नॉट कंप्लीट, राइट, दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये पूरकता हमको दिखती है मानव के बीच में भी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यापक वस्तु पारदर्शी है, मतलब एक इकाई दूसरी इकाई को पहचानने योग्य है। हम आगे जाके प्रकाशमानता बोल के एक कंसेप्ट को और डिटेल में समझेंगे जिससे ये वाली बात और स्पष्ट होगी। परंतु कुल मिलाकर यह है कि जैसे मैं और आप दोनों हैं, हम इसी शून्य में हैं, या व्यापक वस्तु, है ना। व्यापक वस्तु का मतलब है एक्सपेंसिव एंटिटी। वस्तु का मतलब एंटिटी, एंटिटी का मतलब जो रियलिटी में है। तो हम दोनों इस व्यापक वस्तु में रहते हुए एक दूसरे को पहचान भी पाते हैं और समझ भी पाते हैं, और व्यापक इसको रोकता नहीं है मिनिमम। और हम आगे जाके देखेंगे कि उसके लिए कॉजेटिव भी है। फॉर एग्जाम्पल, एक पुस्तक को आप किसी चीज पर रख दीजिए तो वो रुक जाता है, तो बीच की जो स्थली है जो व्यापक, उसको रोक नहीं रहा है। इट इज नॉट प्रिवेंटिंग one unit from recognizing another unit, number 1. Number 2, ये भी उसमें दिखता है कि आगे जाके हम देखेंगे, प्रकाश मानता है मैं कि प्रत्येक चीज दूसरे वस्तु पर, प्रत्येक वस्तु इकाई दूसरे इकाई पर प्रकाशमान है। अभी हम लूज एक टर्म यूज करेंगे, प्रतिबिंबित है। आगे जाके प्रतिबिंबन को और डिटेल में देखना पड़ेगा। बट यू आर रिफ्लेक्टेड ऑन टू मी, इसीलिए मैं आपको समझ पाता हूँ। हम एक दूसरे के भावों को भी इसीलिए समझ पाते हैं, प्रोवाइडेड यूर ट्यून्ड इन लाइक एन एंटीना, बिकॉज वी आर बोथ रिफ्लेक्टेड ऑन ईच अदर। और इसके मूल में जो कारण है ये खाली स्थान ही है। सो इट इज नॉट दैट दिस खाली स्थान इज एम्प्टी, है ना, इट इज रिफ्लेक्टिंग। एंड रिफ्लेक्टिंग शब्द में एक्शन है,
परंतु इसमें रिफ्लेक्शन है, ऐसा बोलना पड़ेगा, या रिफ्लेक्टिव एबिलिटी है। दिस इज हाउ सहअस्तित्व फंक्शन भी करता। सहअस्तित्व फंक्शन करता मतलब सहअस्तित्व को जहां तक हम सोच पाए वहां जितने ग्रह गोल हैं वो एक दूसरे को पहचान कर निर्वाह कर पा रहे एक गैलेक्सी में। जैसे सूर्य के सभी ओर धरती घूमती है ना, धरती के सभी ओर चांद घूमता है ना, प्रधानमंत्री के सभी ओर उनके चेले घूमते हैं, इस प्रकार की चीज, ठीक, घूमने वाली चीज तो पहचानते हैं तथा घूमते हैं या निर्वाह करते हैं। हमारे शरीर में भी वैसे ही है कि हम जो भी भोजन करते हैं वो हमारा शरीर उसको इसीलिए पहचान पाता है। या जो टेलीकम्युनिकेशन भी होता है, टेलीकम्युनिकेशन का मतलब बिना वायर का ना, बिना वायर का, वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें, क्योंकि वायर से ऐसा लगता है कि कोई चीज जुड़ी हुई, पर अभी जो वायरलेस कम्युनिकेशन उसको कैसे हम एक्सप्लेन करें, जिसको रेडियो वेव्स कहते हैं। आगे जाके इस पर कोई यदि एक्सपर्ट हो तो उनसे सुनना अच्छा रहेगा, रेडियो वेव्स क्या है, ये सब है ना, कैसे काम करता है। पर ये सब इसी सिद्धांत पर, पारदर्शिता के सिद्धांत पर ही काम करता है। इसके पूर्व वाले पॉइंट में एक छूट गया कि क्रियाएं हैं, क्रियाशील है, इसका मतलब मूल में उसको ऊर्जा है, ऊर्जा प्राप्त है, या ऊर्जा संपन्नता कहते हैं। ये जो व्यापक वस्तु है इसको साम्य ऊर्जा कहा है ना, एनर्जी इन इक्विलिब्रियम। और हमने देखा कि ये आर पार है, तो जहां पर जैसे ये जो बॉक्स जहां पर है ये अपने में व्यापक वस्तु है, तभी आप बॉक्स की आकृति देख पा रहे हो, उसके अंदर फिर आपको शब्द दिख रहे हैं, उसके बीच में भी खाली जगह व्हाइट स्पेस के रूप में दिख रहा है। तो ये इकाई जो ऊर्जा संपन्न है ये व्यापक वस्तु स्वयं साम्य ऊर्जा होने के कारण है। ऐसा नहीं कि यहां से यहां ऊर्जा सप्लाई हो रहा है, क्योंकि रिमेंबर ये बॉक्स के रूप में दो है, बट एक्चुअली इकाइयां व्यापक में है, और ये व्यापक पारगामी भी है, तथा प्रत्येक इकाई उसमें यूज वर्ड भीगा रहना, ड्रेंच्ड होने के कारण ऊर्जा संपन्न है। परमाणु, प्रत्येक परमाणु अंश इस व्यापक वस्तु में रहने के कारण ऊर्जा संपन्न है। उसको आगे जाके हम देखेंगे, वो बल संपन्नता के अर्थ में उसको समझेंगे, है ना, मैग्नेटिक पावर के रूप में, है ना, चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में। तो प्रत्येक परमाणु में क्रियाशील होने के लिए जो ऊर्जा है वे व्यापक में रहने के कारण ही है, तो अलग से परमाणु को बाहर से ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, है ना, जैसे सबसे सिंपल है कि पेड़ में ऊर्जा है कि नहीं है। प्रत्येक पेड़ ऊर्जित है, कोई भी आपको बताएगा, जीवित पेड़, ऐसा लगता है कि इट इज थ्रॉबिंग एंड ग्रोइंग, तो क्रिया है। अभी जब जिसको हम क्रिया मानते हैं वो मूवमेंट या रूपात्मक चेंज को हम क्रिया मानते हैं, जबकि सूखी लकड़ी भी क्रियाशील है, क्योंकि उसको जलाने से आग मिलता है, उससे हीट एनर्जी मतलब मिलता है हमको। तो सूखी लकड़ी में भी क्रियाशील क्रिया है, और ये भी ऊर्जित है। तो आप मेरा भी सोच पाना, है ना, इसी व्यापक वस्तु में भीगे रहने के कारण ही है। दिस इज व्हाई वी टू आर एक्टिव। तो हमारे सोचने के लिए जो ऊर्जा है ये खाने से नहीं मिल रहा है। व्हेन यू आर वीक यू कैन थिंक लेस, बट थिंकिंग डज नॉट स्टॉप। इट कैन बी आर्ग्यूड कि मृत्यु के बाद थिंकिंग कैन स्टॉप, बट उसको हम अलग से चर्चा कर लेंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो आज के दिन हम जिसको एनर्जी या ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात है, जैसे हीट, साउंड, है ना, एंड मैग्नेटिज्म। These three are examples of transfer of energy. But वो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसमें वो हीट कहाँ से आया, या जो परमाणु परमाणु के रूप में बना हुआ है उसमें अंशों की जो क्रियाशीलता है, घूर्णन गति, है ना, रोटेशनल मोशन, एंड वर्तुल गति, स्पिन मोशन, एक अपने ही एक्सिस पे घूमता है, उसको घूर्णन गति बोलते हैं। ये एक्सिस की जब लेटरल शिफ्टिंग होती है, लैटरल शिफ्टिंग होती है, तो हम उसको वर्तुल गति बोलते हैं। ऐसे से भी घूमता है और ऐसे से भी घूमता है। धरती का भी कोई भी चित्र आप स्पिनिंग, अभी तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया मॉडल्स हैं, है ना, यूनिवर्स का भी मॉडल्स है, गैलेक्सी का मॉडल देखेंगे तो एवरीथिंग इज स्पिनिंग एंड रिवॉल्विंग या रोटेटिंग।
रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग दोनों, तो स्पिन मोशन एंड रिवॉल्विंग मोशन, लैटरल मोशन, घूर्णन और वर्तुल गति प्रत्येक परमाणु अंश में हमको दिखता है। और इनमें जो ऐसे करने के लिए जो ऊर्जा है ये व्यापक साम्य ऊर्जा होने के कारण है। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है दर्शन में, जो अभी मैंने फंडामेंटल फिजिक्स या थियोरेटिकल फिजिक्स में इसकी चर्चा शायद नहीं है ना। परमाणु में ऊर्जित होने की जो मूल स्वरूप है वो उसका स्रोत क्या है। ठीक है, यहां तक somebody wants to, कोई कुछ कहना चाहते हैं, अग्री डिसअग्री कुछ करना है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब फिर हम देखते हैं कि ये पूरक भी है, पूरकता की बात हो गई। फिर हम ये भी देखते हैं कि प्रत्येक इकाई स्वयं में भी व्यवस्था है और अपने से बड़े व्यवस्था में भागीदार भी, ऐसा नहीं कि आइसोलेटेड है। सो इट इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड, एंड वो जो इमीडिएट नेबरहुड है वो संपूर्णता में भी कोई अर्थ बनता है। तो ये पूरा मिलाकर फिर हम इसको सहअस्तित्व कह रहे हैं। इसमें व्यवस्था उपलब्ध है, ये इसको व्यवस्थित कर नहीं रहा है। सो जैसे व्यापक वस्तु इकाई को नियंत्रित भी नहीं कर रहा है, उसको ऊर्जा सप्लाई भी नहीं कर रहा है, और उसको व्यवस्था भी सप्लाई नहीं कर रहा है। उसमें होने मात्र से उसमें व्यवस्था सूत्र है ना। और उसमें होने मात्र का मतलब वो है ही, उसमें उससे अलग नहीं किया जा सकता। ये हमको ध्यान में रखना। हम किसी भी चीज को कहीं भी ले जाएंगे, आप कल्पना कीजिए जैसे मेरे हाथ में एक ट्यूब है किसी चीज का, है ना। इसको यदि मैं बोलूंगा मैं अंतरिक्ष में ले जाऊंगा, तो जहां भी ले जाऊंगा मुझे व्यापक वस्तु मिलेगा ही। खाली स्थान नहीं हो ऐसे कोई जगह नहीं है। यदि मैं बोलता खाली स्थान यहां तक है ना, तो उसके बाहर जो बाउंड्री है, let us say the universe ends here, and then we say that the universe is finite, it's not infinite। मतलब यूनिवर्स की कोई बाउंड्री है। तो जो भी मैं अपने मन में बाउंड्री बनाऊंगा अपनी कल्पना में, वो बाउंड्री इसीलिए बना पा रहा हूं क्योंकि उस पार भी कुछ हो। एनी बाउंड्री नीड समथिंग ऑन द अदर साइड। इट्स इम्पॉसिबल टू मेक अ बाउंड्री व्हेन यू डोंट हैव अ अदर साइड, है ना। इट्स मीनिंगलेस कल्पना के रूप में। तो ये हम देख सकते हैं कि प्रत्येक इकाई फिर इस व्यापक से अलग नहीं हो सकती, तथा इसमें रहने से ऊर्जित भी है, नियंत्रित भी है, सभी ओर से इससे घिरा भी है, तथा स्वयं में व्यवस्था है और अपने से बड़े व्यवस्था में भागीदार है। तो ये ट्यूब कैसे भागीदार है? स्वयं में एक व्यवस्था है, बना हुआ है। ये जो सेंटेंस आप बोल रहे हो ना, अपने से बड़े, ये कैसे मतलब एक्सप्लेन हम समझेंगे? यही जैसे ये ट्यूब भी लेंगे, हाँ, इस ट्यूब को यदि हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो थोड़े दिन में ये ट्यूब ऐसा नहीं होगा। इसका प्लास्टिसाइजर इसके आसपास के वातावरण के साथ इंटरेक्शन करता ही रहता है। यही उसकी भागीदारी जो हमने पढ़ा, संगठन विघटन के रूप में इसका स्वभाव है। पदार्थ अवस्था की इकाई है ना। तो ये विघटित होगा और इसके अंदर जो प्लास्टिक है इसकी एक लाइफ है ना। तो ये धीरे 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 पीला होके धीरे 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 खत्म हो जाएगा। इफ यू कम बैक इन 500 years दिस ट्यूब विल नॉट बी हियर। ये उसकी व्यवस्था में भागीदारी होगी। अच्छा, ठीक। वैसे ही पेड़ पौधा तो सब हम काफी डिटेल में पढ़े थे। पूरकता जो 4 गोला बनाते हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, है ना। फेमस चार्ट फ्रॉम द जीवन विद्या शिविर, या कॉमन चार्ट, लेट मी से, नॉट फेमस। ठीक। तो ये हमसे बड़ी व्यवस्था में, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार भी है। हम भी करते ही हैं। हम अपने में मजे में है ऐसा नहीं है। हमको शरीर के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। सामने में एक आदमी आ गए तो उसके साथ इंटरेक्ट करते ही है ना। आप में से अधिकांशों को मैं पहचानते नहीं, इंटरेक्शन हो ही रहा है, तो समग्र व्यवस्था में भागीदारी हो ही रही है। तो ये वस्तु के रूप में हम देखेंगे कि व्यापक है ना, पारदर्शी है, पारगामी है और क्रिया शून्य है। ये 4 चीजें हमको क्वालिफिकेशन मिला ये एम्प्टीनेस के बारे में, टू बिगिन विद। इसका यदि नामकरण कहेंगे, ये बृहत है, दिस इज वेरी लार्ज, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड भ्रम। वेरी कॉमन टर्म इंडियन ट्रेडिशन में। ये एक सा व्याप्त है, मतलब इसको कोई रूप नहीं है, इसलिए इसको निराकार भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड आकृति नहीं है ना। इट इज एवरीवेयर। यू कैन ओनली गिव आकार टू समथिंग दैट इज लिमिटेड। जो लिमिटलेस है एंड ऑल एक्सपेंसिव है, इसकी कोई आकार हो ही नहीं सकती। ठीक।
इसके आधार पर प्रकृति चल रहा है, इसीलिए इसको सत्ता भी कहा है, पावर भी कहा है, द अल्टीमेट पावर, द यूनिवर्सल फोर्स, है ना। एंड क्रिया शून्य है, इसीलिए शून्य भी कहा है। फिर ये जो प्रकृति है ये पूरा स्प्लेंडर है, इसको ऐश्वर्य कहा है प्रकृति को, द स्प्लेंडर आउटसाइड। कुछ भी बढ़िया पार्क देख लीजिए, पेड़ पौधे देख लीजिए, सारी चीजें व्यापक में है, इसीलिए इसको ईश्वर भी कहा है। इसी व्यापक वस्तु के नाम है। तथा हम ये भी देख सकते हैं कि ये कोई दबाव नहीं डालता, निर्माता भी नहीं है, नियंता भी नहीं है। इट्स नॉट ए क्रिएटर, इट इज नॉट अ कंट्रोलर, इट इज नॉट अ जस्टिस गिवर, न्यायकारी भी नहीं है ना। और सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है हमारे लिए दार्शनिक दृष्टि से, ये दृष्टा भी नहीं है, ये देख भी नहीं सकता, कुछ करता भी नहीं है, कराता भी नहीं है, और भोगता भी नहीं है। दृष्टा करता भोगता कौन है? मानव। ये प्रकृति में भी जो इकाई है मानव ही है। जीव भी दृष्टा नहीं है ना, समझने, दृष्टा का मतलब समझ नहीं सकता है, जीव भोगता है, जीव एक्सपीरियंसेस थिंग्स। तो ये चैतन्य इकाई ही दृष्टा करता और भोक्ता हो सकता है, वो भी मानव में ही। तो ये हो गई चर्चा व्यापक के बारे। एंड इट वाज अ क्विक डिस्कशन, बट सारे दुनिया के, विश्व के सारे रिलीजन्स इस पर खड़े हैं, इसके बारे में भिन्न मान्यता पर खड़े हैं। जैसे निर्माता के मान्यता पर रिलीजन्स खड़े हैं, नियंता के मान्यता पर खड़े हैं, है ना। गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग यू, ही विल पनिश यू, है ना। योर सिंस विल बी काउंटेड। ये सारी जो चर्चा है ये न्यायकारी होने के आधार पर खड़े हैं। तो यहां तक बात है, इस पर किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। तो ये दो ही प्रकार की वास्तविकताएं हमको अस्तित्व में मिलती है, ये हम अपने बैठे बैठे घर में बैठ के सोच के भी समझ सकते हैं। इन दोनों में अंतर संबंध पर थोड़ी सी बातचीत हो गई। कल हम मिलेंगे ना, कल संडे है, तो कल जब हम वापस आएंगे तो हम ये इनके बीच में जो संबंध है संपृक्तता के रूप में आप सभी लोगों ने सुना होगा, उसको थोड़ा सा कर लेंगे, भीगा गिरा और डूबा, ठीक। और हम उसके बाद एक बार ये चार्ट आप कई बार सुने होंगे, है ना, इसको अस्तित्व दर्शन वाले भाग को इसको हम कर लेंगे, ठीक। इसको करके हम मोटा मोटी इस परिचय वाले क्रम में पूरा कर लेंगे। सो लेट अस सी, मे बी टुमारो, मैक्सिमम द वीक आफ्टर, सो दैट ये जो ऑनलाइन जो हमारा एक वो था पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। जी भैया, एक बार आप संक्षिप्त में बता सकते हैं कि उसके बाद हम कैसे करेंगे? हम दैनिक अपना पठन करेंगे और तब जो भी प्रश्न होंगे वो आप उत्तरित करेंगे वीकेंड पे, या कैसे होगा? या तो रीडिंग आप सब लोग या तो स्वयं करेंगे, या जो 3 ग्रुप्स बने हैं, जैसे किसी को अकेले पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को ग्रुप रीडिंग ठीक लगता है, तो वी विल स्टार्ट विद द बुक्स। तो सहस्तित्व आदि परिचय है, मेनी पीपल इन द ग्रुप्स हैव ऑलरेडी रेड इट, तो आप लोग आगे का पढ़ते रह सकते हो। यदि रिपीट पढ़ना हो वो प्रत्येक ग्रुप और प्रत्येक इंडिविजुअल डिसाइड करें, है ना। आई टोल्ड यू, सारा दर्शन को पढ़ना यू हैव टू गो थ्रू 6 और 7 राउंड्स। मुझे लगता है मेरा 8 या 10 राउंड हो चुका है प्रत्येक बुक का ओवर अ पीरियड ऑफ 12 years। लगभग 10 बार तो पढ़ चुका हूं मैं प्रत्येक बुक को, सम बुक्स लेस, सम बुक्स मोर, एंड सो इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू बाय रीडिंग अ बुक। सो हम क्रम तो यही रखेंगे, है ना। एंड थोड़े दिन के बाद हम बाबा जी के कुछ, नागराज जी के कुछ वीडियोस को प्रारंभ करेंगे, सो दैट यू गेट टू हियर हिम डायरेक्टली। मेरी ऐसी इच्छा है, इच्छा क्या मतलब, इट्स अ डन थिंग। एंड फिर उसके बेसिस पे उन्होंने जो कहा, जो हमको क्लियर नहीं हुआ, सो दैट विल हेल्प अस स्पीड अप थिंग्स, है ना। उनके साथ जो चर्चाएं हुई है, सो वी विल डू दैट, है ना। आई विल सी हाउ टू अरेंज फॉर दैट, क्योंकि मेनी ऑफ देम आर अंडर एडिटिंग, सो आई विल हैव टू फिगर आउट सम वे टू डू इट। आई विल थिंक ऑफ समथिंग। या अच्छा, बढ़िया, बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, नमस्ते, बाय। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप लोग सुने इसके लिए धन्यवाद, बाय। थैंक यू भैया।